शुरू करते हैं टीबी से। आलू खाने से टीबी होती है क्या? आलू जो है वो कॉज बनता है टीबी का? टीबी बिल्कुल सफाया हस्ती से मिट गई थी। अच्छा, खत्म हो गई थी। अच्छा, अब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में टीबी जो है वो काफी तेजी से वापस ग्रो करना शुरू हुई। आपने बताया था कि आपके एक पेशेंट ने आलू शोरबा खाया था गोश्त के साथ। उसने आलू नहीं खाए थे, लेकिन उसके बावजूद उसको थोड़े से मसले मसाइल आए थे। हमने अभी तक जो किताबों में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जो टीबी होने की सबसे बड़ी वजूहत ये होती है जब आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रांग नहीं होती है, वो डिफरेंट बैक्टीरिया से। और टीबी का जो सबसे बड़ा मेन होता है वो एक बैक्टीरिया, खास बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से टीबी होती है। चावल भी इसका एक सोर्स है, एक कॉज है टीबी का भी, और हमारे चेस्ट इन्फेक्शन का, हमारे पट्टों और जोड़ों का, हमारे मैदे का। सॉरी टू से बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम बिग फैन ऑफ आलूज एंड चावल्स। मैं बहुत चावल खाती हूँ, मैं बहुत सारे आलूज खाती हूँ। मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता ना, मैं आलू बॉइल करके खाना शुरू कर देती हूँ। देखिए, बट मुझे आज तक ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह आलू की फसल जहाँ पे काश्त की जाती है, 1 एकड़ फसल को तकरीबन कोई 12, 14, 16 बोरी खाद लगती है, और इतनी खाद किसी और फसल को पूरे साल में नहीं लगती। मैदा जरूर काम करेगा, तेजाबियत जरूर होगी, एसिडिटी जरूर होगी। आप भी बैठे हैं, मैं भी, और आप कह रहे थे कि मुझे स्वेटिंग होना शुरू हो गई, पसीना आना शुरू हो गया, और मैं भी मेकअप करके बैठा हूँ आपके सामने, मुझे कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर जो है ना, वो ड्रग डीलर है। इज दैट पॉसिबल कि जैसे एक डॉक्टर ने हमें टेस्ट लिख के दिया है, आपको टीबी है तो ये टेस्ट करवा ले, क्या नेचुरोपैथिक में भी सेम वही टेस्ट होते हैं या वो उनके डिफरेंट टेस्ट? आपके इसके लिए हम दवाई देंगे, नेचुरोपैथिक में हर्बल हमारी मेडिसिन होगी, वो हम बना के देंगे। उसके साथ हम आपको गिजा बताएंगे, उसके साथ हम आपको परहेज बताएंगे, उसके साथ हम आपको लाइफस्टाइल भी देंगे। तो आप इन सारी चीजों को एक साथ लेकर चलेंगे तो फिर आप जो है वो ठीक हो सकते हैं। इस मर्ज से, बीमारी से आपकी हमेशा के लिए जान छूट सकती है। ठीक है। एक और वीडियो में आपने कहा था कि गोश्त को भून के ना खाएं, उसका शोरबा बना के खाएं। कुछ लोगों ने सवाल किया है कि शोरबा बनाने के लिए भी तो पहले गोश्त को भूनना पड़ता है ना, खाली गोश्त भुना हुआ नहीं खा सकते। वो जब इसको भुना हुआ बनाएंगे, ये सब्जियां बीच में होंगी, तो ये सब्जियां उसमें तरी पैदा करेंगी। ओके। तो वो प्रोटीन जो है ना, वो उसका लेवल ये उसको बैलेंस कर लेगा, फिर आपके लिए ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पर्सन ने क्वेश्चन किया हमसे कि उनको 8 साल से यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था। फिर उन्होंने कहा कि मुझे मना कर दिया गया, आपने ये भी नहीं खाना, मटन नहीं खाना, आपने बीफ नहीं खाना, आपने मुर्गी नहीं खानी, दालें नहीं खानी, चावल नहीं खाने। तो खाना क्या? उसके बाद हाँ, उन्होंने कहा क्या खाना है? पूरी कौम इस वक्त जो है ना वो पहले ज़ाइलोरिक पे लगी हुई थी, यूरिक एसिड के वाले से, और ज़ाइलोरिक ने बड़ा बिजनेस किया। अगर हम ब्लेम करते हैं एलोपैथी को, या हम बाद में ब्लेम करते हैं कि जी हम तो इलाज कराने गए थे नेचुरोपैथी से, ये मसला निकल आया, वो मसला निकल आया, या एलोपैथी से कराने गए, ये मसला निकल आया, तो फिर वो डॉक्टर्स का तो कसूर नहीं हुआ ना, या मेडिसिन देने वालों का कसूर नहीं हुआ? कहीं भी कोई दीन आपका, कुरान आपका, अल्लाह, उसका रसूल, आपके नबी, कतन कहीं ये नहीं फितरत कह रही हमें कि आपको सारी जिंदगी दवाइयां खानी, दवाइयों पे भी लगे रहे, दवाइयां खाते रहे और साथ जो मर्जी खाते रहे। व्हाइट मीट लें। अच्छा, व्हाइट मीट हमारे लिए कौन सा है? हमें किसी ने कह दिया कि व्हाइट मीट ये ब्रायलर मुर्गी है जो अपनी टांग पे नहीं खड़ी होती है और बेशुमार बीमारियों का मजमू है। तो टाइम स्केड्यूल हो गया, नहीं लाइफस्टाइल से मुराद सोना, लाइफस्टाइल से मुराद जागना, लाइफस्टाइल से मुराद बैठना। एक बैक, एक कमर दर्द, मोरों का मसला है, वो आ जाता है, वो कहता है जी मैं लॉन्ग टाइम बैठ के काम करता हूँ, तो आप उसके बैठने की पोजीशन देखें कैसी है। हमारे अपने फैमिली डॉक्टर हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, और एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में इस टाइम पे वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, वो सर्जन भी हैं। आप बिलीव करेंगे, मुझे कभी भी कोई मसला हुआ है, इवन किसी को भी, वो कभी नहीं कहते ये चीज आपने नहीं खानी, वो कहते हैं, और वो इतनी दवाइयां भी नहीं देते, पर ये बताते हैं, तुक्के लगाते हैं, बताते हैं डेफिनेटली। वो सुन लीजिए ना, मैं मेरा सब्जेक्ट है ना। जब डॉक्टरी की, या उसको डॉक्टरी की जितनी भी किताबें 5 सालों में पढ़ाई गई, उसमें कहीं कोई ग़िज़ा की कोई किताब ही नहीं ना पढ़ाई जाती है। तो वो कैसे बता देगा आपको जो बता रहा है? डॉक्टर्स 5 साल की डिग्री लेते हैं, क्यों लेते हैं फिर? वो कैसे पढ़ते हैं? एक बेहतरीन किस्म का ड्रग डीलर बनाया गया। अभी आपने बताया कि आलू की वजह से भी चेस्ट इन्फेक्शन होता है, राइस की वजह से भी होता है, राइट? अभी उन्होंने दही की वजह से भी होता है, लस्सी की वजह से भी होता है, चीजों से चेस्ट इन्फेक्शन होता है, माश की दाल से भी होता है, गोभी और मटर से भी होता है। क्लास पढ़ा रहा होता हूँ 30 इयर्स की, तो मैं उनको कहता हूँ कि दिस इज द जस्ट ओनली मैनेजमेंट।
ये तरीका इलाज नहीं है, ये ट्रीटमेंट नहीं है जो आप सीख रहे हो। पेट में पानी भर जाने की वजूहत क्या है, नेचुरोपैथी इसमें इसका इलाज क्या बताती है? अगेन मेडिसिन के लिए मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि क्या मेडिसिन आप क्या रेकमेंड करते हैं, वो तो डेफिनेटली आपने बताया कि टेस्ट वगैरह, वो इसमें आप इलाज क्या सजेस्ट करते हैं? पीसीआर में नॉट डिटेक्टर को नेगेटिव, नॉट डिटेक्टर को ओके है, ठीक है, सब अच्छा है, वायरस हो गया, इस तरह की ऑल डॉक्टर बात करके तो मरीज को एक मुतमईन की गोली देते हैं। तो कैसे पेट के और उसके बाद वो जिगर और उसको खराब करता हुआ पेट में पानी भी आएगा, जिगर सुखड़ेगा, लिवर साइटिक होगा, काम कैंसर पे जाएगा। तो नहीं, जो नेचुरोपैथी है इनको सिर्फ दवाइयां बनाना सिखाया जाता है या ओवरऑल इसमें, जैसे इसमें तो है इसमें आपकी न्यूट्रिशन अलग यस मैं बताने लगा, इनको एनाटॉमी भी पढ़ाई जाती है एमबीबीएस की तरह, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, गायनी, साइकोलॉजी सारी पढ़ाई जाती है। हम फिर भी कहते हैं नहीं जी साडा पुत्र एमबीबीएस है, होएगा भाई, अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ एमबीबीएस ਤੋਂ ਅੱਗੇ स्पेशलाइजेशन कराए, प्रोफेसर बनाए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाए, एमएस बनाए। अच्छा अब एक डॉक्टर बन गया, लेकिन अगर वो अपने अब्बे का इलाज नहीं कर सकता, अगर वो अपनी माँ का इलाज नहीं कर सकता, जिसने पाला पोसा परवान चढ़ाया बड़ा किया, अगर वो उनका इलाज नहीं कर सकता तो फिर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तानिया मलिक। आज हमारे साथ एक बार फिर नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहलवी साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे बहुत मजेदार बातें करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। डॉक्टर साहब आज हम आपसे ना बहुत मजेदार सवाल करेंगे। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया हुआ है हमारी कुछ वीडियोस पे और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, और जैसे कि हमने प्रीवियसली बहुत सारी बीमारियों पे डिस्कस किया है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना है नेचुरोपैथिक में उसका इलाज क्या है, और उसके अलावा ये बीमारियां शुरू कहाँ से होती हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ लोगों ने सवालात किए हैं हमसे, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो है आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपकी वीडियो पे इतने कमेंट्स आते हैं, इतने व्यूज आते हैं, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, आपसे इलाज जो है नेचुरोपैथी के हवाले से वो जानना पसंद करते हैं। असल बात पता क्या तानिया कि लोग जो है ना वो फितरत और नेचर के करीब आना चाहते हैं, बिल्कुल, और बड़े अरसे से आना चाहते थे। असल पे उन्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था, कोई ऐसी चीज मिल नहीं रही थी। और मेरा तो वैसी प्रोजेक्ट ये है कि बैक टू नेचर के फितरत अल मुड़ो, मतलब बैक टू नेचर, फितरत की तरफ वापस लौटिए, फितरत की तरफ आइए। तो इसलिए जो आप बात करेंगे वो फितरत और नेचर पे बेस रखती है, और फिर कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक होती है। तो वो बात जो है ना वो अपील करेगी कोई भी हो। डेफिनेटली बिल्कुल। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं टीबी से। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि लास्ट हमारी एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपने बताया था कि आपके एक पेशेंट ने आलू शोरबा खाया था गोश्त के साथ। उसने आलू नहीं खाए थे लेकिन उसके बावजूद उसको थोड़े से मसले मसाइल आए थे। मुझे टीबी के हवाले से बताएं। सबसे पहले तो सवाल पूछा गया कि आलू खाने से टीबी होती है, क्या आलू जो है वो कॉज बनता है टीबी का? देखिए जी, पाकिस्तान में जब हम बचपन में थे, हम छोटे थे, स्टूडेंट, स्कूलिंग थी, यानी प्राइमरी स्कूल वगैरह की हम बात करते हैं, उस वक्त हमें स्कूलों में आके वो बाजू पे मुख्तलिफ जगहों पे फांसी टीके उस वक्त के दौर के लगते थे। आज भी लोगों को याद होगा जिनको उस वक्त में टीके लगे, आज भी उनके कहीं ना कहीं बाजू पे निशान है। उसको कहते थे पंबीरी वाला टीका। अच्छा, पंबीरी मतलब वो जैसे कोई चीज घूमती है ना, उसको पंबीरी कहते थे, वो पंजाबी में लट्टू। यस, वो कागज का बना हुआ जिसको आप यूं करके घूमता है वो इस तरह से, तो उसको वो कहते थे। तो उस पॉइंट से वो इंजेक्शन तक भी लगते थे। तपेदिक जो टीबी है ये बहुत ज्यादा मसाइल पैदा कर चुकी थी। अच्छा, फिर इसके लिए मुख्तलिफ तरीकों से इसको जो है वो टैकल किया गया और टीबी बिल्कुल सफाया हस्ती से मिट गई थी। अच्छा, खत्म हो गई थी। अच्छा, अब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में टीबी जो है वो काफी तेजी से वापस ग्रो करना शुरू हुई। ठीक है, उसका बहुत बड़ा एक कॉज, एक रीजन, जो बहुत बड़ा उसका रीजन है वो आलू है। अच्छा, यानी आलू इस वक्त हमारे चेस्ट इन्फेक्शन, बलगम रेशा केरा पैदा करना, खांसी का लाना, फिर उसको खांसी को ठीक करने के लिए हम जो दवाइयां एंटीबायोटिक ये वो डॉक्टर देते हैं, उससे हमारे चेस्ट में इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। वो जो स्पुटम, जो बलगम, जो बलगमी रतूबात होती हैं वो जम रुक जाती हैं, लंग्स के अंदर रुक जाती हैं, ब्रोंक्यूल्स के अंदर रुक जाती हैं, विजलिंग होती है, सीटियों की आवाजें आती हैं,
और फिर वो काम बिगड़ते बिगड़ते टीबी तक जा पहुंचता है, दमा तक जा पहुंचता है। बहुत सारे लोग हैं दमा के इनहेलर लेते हैं, 4 इनहेलर है मुख्तलिफ, एक किसी ने शुरू कराया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब 4 इनहेलर लेने वाले लोग मौजूद हैं और उसके साथ वो नेबुलाइज मशीनें तक उन्होंने रखी हुई हैं और वो अपने आप को नेबुलाइज करते हैं। ठीक है। चावल भी इसका एक सोर्स है, एक काज है टीबी का भी, और हमारे चेस्ट इन्फेक्शन का, हमारे पट्टों और जोड़ों का, हमारे मैदे का। सॉरी टू से बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम बिग फैन ऑफ आलूज एंड चावल्स। मैं बहुत चावल खाती हूँ, मैं बहुत सारे आलूज खाती हूँ। मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता ना, मैं आलू बॉईल करके खाना शुरू कर देती हूँ। अच्छा देखिए, बट मुझे आज तक ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, वो जरूरी नहीं कि फौरी किसी को हो जाएगा, उसकी वजह से और भी कई सारे प्रॉब्लम आते हैं। सम टाइम वो बीमारी देर से आएगी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, या नहीं भी आती लेकिन और कई सारे कॉज उसने कर दिए होते हैं। मैदा जरूर खराब करेगा, तेजाबी जरूर होगी, एसिडिटी जरूर होगी। आप भी बैठे हैं, मैं भी, और आप कह रहे थे कि मुझे स्वेटिंग होना शुरू होगी, पसीना आना शुरू हो गया, और मैं भी मेकअप करके बैठा हूँ आपके सामने, मुझे कुछ नहीं आ रहा। नहीं, वो तो जाहिर है ना, इसी काम नहीं कर रहा था इस वजह से। अच्छा, दूसरी ये चीज है कि आलू जो है, इसके जो हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, ये जो एक फ्रेंच फ्राइज है वो इस वक्त एक सिगरेट के बराबर इफेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी पे। उसकी वजह क्या है कि आलू को खाद इतनी लगती है। आलू की फसल जहां पे काश्त की जाती है, 1 एकड़ फसल को तकरीबन कोई 12, 14, 16 बोरी खाद लगती है, और इतनी खाद किसी और फसल को पूरे साल में नहीं लगती। ठीक है। तो इसका मतलब है हम आलू इतनी ज्यादा खाद वाला जो खा रहे हैं, वो खाद का असर, स्प्रे का असर जो आ रहा है, वो भी हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है, वो भी हमारे अंदर जा रहा है। हम उस आलू को 10 टाइम भी बॉईल कर लें तो फिर भी उसका इफेक्ट है। ठीक है। अब बट डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि जहां तक मुझे पता है, डेफिनेटली आप डॉक्टर हैं, आपको ज्यादा इस बारे में पता होगा, लेकिन हमने अभी तक जो किताबों में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जो टीबी होने की सबसे बड़ी वजूहत ये होती है जब आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रांग नहीं होती है, वो डिफरेंट बैक्टीरिया से। और टीबी का जो सबसे बड़ा मेन होता है वो एक बैक्टीरिया, खास बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से टीबी होता है। जब आप आलू खाते हैं, आलू आपके जिस्म में बलगमी रतूबात को बढ़ाता है, आपके इम्यून सिस्टम को लेट डाउन करता है। बलगमी रतूबात ज्यादा बढ़ेगी, आपके जिस्म के अंदर बलगमी रतूबात की ज्यादती की वजह से जो है वो आपके सर्दी खुश्की का आंसर पैदा होगा। ठीक है। बॉडी के अंदर पैदा होगा। तो आपकी वो जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो एनर्जी लेवल है, आपकी जो हीलिंग पावर अल्लाह ने आपके अंदर रखी है, वो लेट डाउन हो जाएगी। जब वो लेट डाउन होगी तो फिर ये आएगा। अच्छा, एक और चीज इसमें है, वो भी मैं बात करता चलो कि मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं जी हमें टीबी है और डॉक्टर ने हमें 9 महीने दवाई खिलाई, डॉक्टर ने हमें 6 महीने दवाई खिलाई, डॉक्टर ने हमें कहा जी 1 साल दवाई खाएं। तो टीबी की दवाइयां खाते खाते वो अपने गुर्दे, मैदा, जिगर खराब कर बैठे, वो कैंसर तक जा पहुंचे, उनके किडनी फेलियर हो गया, उनका लिवर फेलियर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, जिगर सुगड़ गया, पेट में पानी आ गया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो गलत दवाई खिलाई गई। अच्छा। टीबी का टेस्ट होता है। अब यहाँ मैंने ऐसे पेशेंट अपने पास देखे हैं, मैं रोजमर्रा पेशेंट देखता हूँ, तो मैंने वहां देखा है कि टीबी का टेस्ट हुआ है और उसमें टीबी नहीं आ रही। अच्छा। लेकिन डॉक्टर ने फिर भी उसको टीबी की दवाइयों पे लगाया हुआ है। और सुबह सुबह खाली पेट, ये जितना बड़ा माइक लगा हुआ है तकरीबन इसके करीब इतनी लंबी गोलियां, और उसको 3-3, 5-5, 7-7 गोलियां सुबह खाली पेट बगैर नाश्ते के सुबह खाली पेट खानी पड़ती हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि टीबी का टेस्ट हुआ तो उसमें टीबी नहीं है, फिर भी टीबी की दवाइयों पे लगाया हुआ है। और बहुत सालों के टीबी टेस्ट हुए नहीं, मतलब माइक्रोडॉट एक टेस्ट होता है, तो वो ब्लड से करवाएं, पता चल जाता है टीबी है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर ये देख रहा है कि ईएसआर बढ़ा हुआ है, ईएसआर बढ़ा हुआ है, ओके, बलगम आ रही है, ओके, आप उसको टीबी की दवाई पे लगा दो। वही ईएसआर तो बहुत सारी चीजों से बढ़ जाता है। टीबी का प्रॉपर जो टेस्ट है वो ट्यूबरक्लोसिस का, वो ब्लड से करवाएं, उससे पता चले। अगर उसमें आता है तो फिर भी जो ये दवाइयां देते हैं वो टीबी का इलाज फिर भी नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं हमसे कि नेचुरोपैथिक में टीबी का जो इलाज है वो क्या है, आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्योंकि जैसे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि डॉक्टर छुट्टी पे है, हमारे फैमिली डॉक्टर्स, मोस्टली हमारे फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, हम उन्हें कहते हैं सर में दर्द है, फीवर है, ये है, तो वो मेडिसिन का नाम बता देता है, फिर मेडिसिन खा ले। सेम एज इट इज आपकी नेचुरोपैथी में भी आप मेडिसिन देते हैं? ऐसा नहीं, अक्सर ऐसा होता है। हाँ, होता है ना, होता है, पता है कि कई बार हम कॉल कर देते हैं, अच्छा डॉक्टर साहब आपको पता है फीवर है, बता दे कौन सी मेडिसिन, तो बता देते हैं, तो वो बता देते हैं। क्या ये डॉक्टर दवाई बता सकता है? क्या ये लिख के दे सकता है?
अब वो वही तो बता रही हूँ कि वो हमें दवाई बताते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज कि वो कह देते हैं कि अच्छा निम्स ले ले, मुझे मेडिसिन के इतने नाम नहीं पता लेकिन वो हमें बार बार कहते हैं निम्स ले ले, पैराडोल ले ले, आप ये ले ले। अभी यहाँ पे हम जानना चाह रहे हैं कि नेचुरोपैथिक में कोई इस तरह का इलाज जो कि कुछ लोग जो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, आपसे कॉल पे बात नहीं कर पा रहे, आपको विजिट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या बताएंगे, क्या एहतियात जरूरी है? एक चीज ध्यान में रखिएगा। पहली बात तो यह है कि हम नेचुरोपैथी के अंदर प्रॉपर एक ट्रीटमेंट है, ठीक है, इलाज है। इलाज होता है कि वो जिस मुआलिज से आपने करवाना है उस मुआलिज के आप पास जाएंगे, वो आपको चेक करेगा, देखेगा, आपकी कंडीशन देखेगा, आपकी नब्ज देखेगा, आपका मिजाज, इंटरनली बॉडी टेम्परामेंट देखेगा, फिर आपकी मुख्तलिफ सिम्टोमेटोलॉजिकली आपकी इलामात और साइन एंड सिम्टम्स को देखेगा, आपकी पुरानी रिपोर्ट्स रिकॉर्ड को देखेगा। अगर उसको कोई टेस्ट करवाने पड़े तो मे भी हो सकता है कि वो आपको कोई टेस्ट भी करवा दे। उसके बाद वो उसके लिए प्रॉपर नेचुरोपैथिक जो तरीका इलाज है उसके अंदर उस मरीज की कंडीशन, उसकी रिपोर्ट्स, उसकी इलामात, सिम्टम, साइंस के मुताबिक आपको जड़ी बूटियां, मुख्तलिफ चीजें जो भी लेनी है, आप वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लेंगे और उसके मुताबिक उसको दवाई बना कर देंगे। इसमें बनी हुई दवाई जो है ना वो पेटेंट वाला काम नहीं ना, वो उस तरह से करेगी। एलोपैथी के अंदर ये है कि वहां पे तो दवाई बेची जा रही है, वहां पे डॉक्टर जो है ना वो जिसको हम कहते हैं, एक होता है प्रॉपर्टी डीलर, उसका काम क्या होता है? प्रॉपर्टी सेल करना, प्रॉपर्टी दिखाना, मकान प्लाजे किराए पे चढ़ाना, बताना, दिखाना क्लाइंट्स को, और अपने पैसे कमाता है। यहाँ पे जो डॉक्टर है वो डॉक्टर जो है ना वो ड्रग डीलर है, वो भी ड्रग डीलर है। वो सिर्फ लिखी जा रहा है और बेची जा रहा है। किसकी दवाइयां? कंपनी की। कंपनी उसको कुछ दे रही है तो उसको वो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि इज इट पॉसिबल कि जैसे एक डॉक्टर ने हमें टेस्ट लिख के दिया है, आपको टीबी है तो ये टेस्ट करवा ले, क्या नेचुरोपैथिक में भी सेम वही टेस्ट होते हैं या वो उनके डिफरेंट टेस्ट होते हैं? नहीं, टेस्ट जो होता है ना वो पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी से होता है। ठीक है, टेस्ट जो है वो किसी की मिरास नहीं, किसी तरीका इलाज की मिरास नहीं। ठीक है, आपको पता है कि डॉक्टर जो होता है उसने भी जो टेस्ट लिखने हैं, जो नेचुरोपैथिक डॉक्टर ने टेस्ट लिखने हैं या नेचुरोपैथी में टेस्ट लिखे जाते हैं वो भी वही हैं। अच्छा, ठीक अच्छा, जो तिब में कोई हकीम लिखेगा वो भी वही टेस्ट होगा, जो होम्योपैथिक डॉक्टर लिखेगा कोई वो भी वही टेस्ट होगा। और लेबोरेटरी के अंदर जो है ये टेस्ट अंग्रेजी डॉक्टरों के नहीं है, ठीक है, इनमें चंद टेस्ट हैं जो हिस्टोपैथोलॉजिकल कोई ऐसे जो डॉक्टर करता होगा। बाकी जितने टेस्ट कोई करता है वो सारे के सारे बायोकेमिस्ट कर रहा होता है, जिसकी एमएससी बायोकेमिस्ट्री में, ड्यूल एमएससी बायोकेमिस्ट्री में होती है। ये उसका काम है टेस्ट करना लेबोरेटरी में। तो टेस्ट जो है वो तो टेस्ट वही रहेंगे चाहे वो कोई भी करवाए और वो लैब ने करने हैं। ठीक है, तो हम ऐसा है टेस्ट करवा के, जैसे मैं कोई टेस्ट करवाती हूँ, मैं आपको विजिट नहीं कर पा रही, मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ तमाम टेस्ट जो आप हमें बताते हैं और आप उसके अकॉर्डिंगली उसकी मेडिसिन बता सकते हैं। होता है। उसका तरीका ये है कि बहुत सारे पेशेंट हैं जो मेरे पास दूसरे मुल्कों से जिन्होंने आना होता है वो तो मेरे पास मेरे हॉस्पिटल में इलाज के लिए आ जाते हैं, और जो नहीं आ सकते होते या जिनके लिए प्रॉब्लम होती है वो फिर हमारा एक ऑनलाइन क्लिनिक है। ऑनलाइन क्लिनिक है हमारा रात को, वो हम 8 से 10 बजे के दरमियान 2 घंटे करते हैं। उसमें ये होता है कि वो हमें पहले बात करते हैं, हम उनको उसका प्रोसीजर बताते हैं, फिर वो अपनी रिपोर्ट्स, फर्ज करें आप मेरे पास नहीं आ रहे तो आप मुझे कॉल करते हैं, तो मैं उसको कहता हूँ जी आप ठीक है आप नहीं आ सकते, अगर मुझे फिजिकल दिखाना है तो मेरा फिजिकल क्लिनिक जो देखने का वो डिफेंस लाहौर में, आप वहां आ जाए। अगर आप कहते हैं जी हम नहीं आ सकते तो फिर दूसरे मुल्कों से, दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से लोग आते भी हैं, लेकिन जो समझता है कि मेरे लिए जाना प्रॉब्लम है वो हम उसको कहते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने जो आपके पास जो रिपोर्ट्स हैं, रिकॉर्ड है, डॉक्टरी नुस्खा जात है, जो कुछ भी आपने अब तक किया वो सारे रिकॉर्ड आप हमें जो है ना वो व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, वो व्हाट्सएप आ गई मेरे पास। उसके बाद फिर हम उसको मैं देखकर उसको स्टडी करके तमाम रिपोर्ट्स को, अगर एक पेज है, 10 है, 50 है, 100 है, 200 है, 500 सफ़े हैं, जितने भी हैं, मैं उन सारों को स्टडी करके मैं एक क्वेश्चनर तैयार करता हूँ कि मुझे अब इस पेशेंट से टेलीफोनिकली क्या पूछना है। तो फिर मैं उसको एक टाइम दे चुका होता हूँ कि आप इस टाइम पे मुझे कॉल कर लीजिए, और अगर उसकी कॉल नहीं आई तो फिर हम खुद भी कॉल कर लेते हैं उसको। ठीक है, अब उससे फिर हमने वो क्वेश्चन पूछने हैं, वो 40, 50, 60 छोटे छोटे सवाल होते हैं, वो जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स और यस नो, इस तरह के कुछ सवाल हैं। वो जब हम उससे सारी डिटेल में हिस्ट्री ले लेते हैं, फिर एंड पे हम उससे फिर पूछते हैं आखिरी सवाल जो मेरा होता है या मेरे स्टाफ में से कोई पूछ रहा हो तो उसका होता है। वो ये कहते हैं, आखिरी सवाल ये होता है कि आप बताइए कि
आपने और इसके अलावा कुछ बताना हो, जो बातें हमने पूछनी थी, जो हमारे लिए हमारे नजदीक जरूरी थी, वो हमने सारी डिटेल से पूछ ली है। ठीक है। इसके अलावा कोई बात रह गई हो, हम ना पूछ सके हो, तो अब आप बताना चाहें तो डिटेल से बता सकते हैं। वो कॉल चाहे 10 मिनट में खत्म हो, वो आधा घंटा लगे, वो 1 घंटा लगे, हमारी तरफ से कॉल ड्रॉप नहीं होती और हम उससे कंटिन्यू वो चीजें बड़ी बारीकी से तसलसल से वो पूछते हैं, जांचते हैं, बकायदा लिखी जाती हैं, नोट होती हैं। अच्छा। उसकी बकायदा एक प्रॉपर फाइल बनती है, उसके ऊपर हम नोट करते हैं, एक प्रोफाइल बनती है। उसका समझ लो उस पेशेंट का एक सीवी तैयार होता है, उसकी पूरी हिस्ट्री शीट बनती है। ठीक है। उसके बाद फिर उसकी रिपोर्ट्स जो होती हैं उनको और उसकी हिस्ट्री को देखकर अगर कोई और टेस्ट कराने हो तो हम उसको कह देते हैं कि फलाना टेस्ट आप जो है ना वो करवा लें, उसकी रिपोर्ट भी व्हाट्सएप कर दें। और अगर नहीं जरूरत तो फिर उसके बाद हम उसको कहते हैं कि अब इसका जो इलाज है वो इस तरीके से होगा, आपके इसके लिए हम दवाई देंगे, नेचुरोपैथिक में हर्बल हमारी मेडिसिन होगी, वो हम बना के देंगे, उसके साथ हम आपको गिजा बताएंगे, उसके साथ हम आपको परहेज बताएंगे, उसके साथ हम आपको लाइफस्टाइल भी देंगे। तो आप इन सारी चीजों को एक साथ लेकर चलेंगे तो फिर आप जो है वो ठीक हो सकते हैं, इस मर्ज से, बीमारी से आपकी हमेशा के लिए जान छूट सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हो कि हम मैं आपके पास आई हूँ, अपनी रिपोर्ट्स लेके, और आपको मैंने बताया, मैं 2-3 विजिट कर ली आपको, अब आपको समझ आ गई मेरा मर्ज क्या है, अब आप मुझे जो मेडिसिन है वो आपके पास ऑलरेडी बनी हुई होती है या आप जो है ऑन द स्पॉट बना के देते हैं? ऐसा नहीं होता, हमारे पास ना उसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है। फिर मैं सेम मेडिसिन हम सेम पर्सन को नहीं दे सकते, बीमारी एक जैसी होती है ना? बिल्कुल होती है। आप देखिए ना, एक घर में 2 फर्द हैं, दोनों को एक ही बीमारी है, दोनों को शुगर है फर्ज करें, या दोनों को ब्लड प्रेशर है, या दोनों को हेपेटाइटिस है, या दोनों को कैंसर है, या टीबी है, या जोड़ों में दर्द है, कुछ भी है, दोनों की इलामात एक नहीं, दोनों का मिजाज एक नहीं, ठीक, दोनों का रहन सहन एक नहीं, दोनों की खुराक एक नहीं है। तो इसी तरह से उनके सिम्टम साइंस भी एक नहीं, दोनों की रिपोर्ट जो आप मेडिसिन देते हैं वो डिपेंड करती है कि ये इसकी वजह क्या है पीछे। हाँ, रूट कॉज पे जाना, ठीक है, रूट कॉज पे जाना है, उसके रूट कॉज के मुताबिक, उसकी कंडीशन के मुताबिक दवाई। उनकी गिजा तो शायद एक जैसी हो सकती है, लेकिन दवाई बनाते हुए उसकी फार्मूले में जो चीजें डाली जाती हैं, अगर फर्ज करें किसी को फॉर्मूला कम चाहिए होगा, एक को ज्यादा चाहिए होगा, डेफिनेटली मतलब अगर उसमें आपने 5 चीजें देनी है किसी को, इकट्ठी करके मिक्स करके उसकी कोई दवाई बनानी है, तो वो 5 चीजें मिक्स करते हुए उन 5 की क्वांटिटी एक जैसी नहीं होगी, क्वांटिटी मैटर करेगी, उसके वजन के हिसाब से भी मैटर करेगी, उसके एज के हिसाब से भी मैटर करेगी, अच्छा उसके रहन सहन तर्ज जिंदगी के मुताबिक भी मैटर करेगी। ऐसा नहीं है, और ये वो मेडिकल स्टोर थोड़ी है कि आप एक वो कहता है जी 1 दिन की 2 दिन की दवाई दे देते, तो हम कहते हैं चल ले जी, हमने इधर से एक रैक से आपके यहाँ एक डब्बी उठाई और उसमें से 2 गोलियां पत्ता काट के आधा पत्ता दे दिया कि ये आके खा लो, ऐसा नहीं है। हर मरीज की दवाई हम उसकी कंडीशन के मुताबिक फ्रेश। जब हम ये कहते हैं कि फितरत कहती है कि उम्दा और तरोताजा खाओ, तो दवाई उम्दा और तरोताजा क्यों नहीं हो सकती? वो भी होगी, लेकिन वो उसके मुताबिक होगी। फिर हम उसको कहते हैं कि ये जिसके लिए बनी है ये वही खाएगा, दूसरा नहीं खा सकता, आप दूसरे को नहीं खिला सकते। राइट। और जी समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे किसी को फीवर हो जाए ना घर पे, उसकी मेडिसिन आई है तो वो दूसरे को फील हो तो कहते हैं हाँ उसकी दवाई आई है ना, तुम खा लो उसमें से खुराक। तो यानी कि नेचुरोपैथी में ऐसा नहीं होता। राइट, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और वीडियो में आपने कहा था कि गोश्त को भून के ना खाएं, उसका शोरबा बना के खाएं। कुछ लोगों ने सवाल किया है कि शोरबा बनाने के लिए भी तो पहले गोश्त को भूनना पड़ता है ना, क्योंकि अगर हम उसको वैसे ही रख देंगे तो वो तो यखनी बन जाएगी। तो यखनी में और शोरबे वाले गोश्त में तो हम गौर नहीं करते, हम गौर फिक्र नहीं करते। बात ये है भुना तो जाएगा उसमें, लेकिन जब वो भुनने के बाद ही सही, जब वो शोरबा बनेगा आप पानी डाल देंगे। भुना हुआ तो ये है कि आपने पानी नहीं डाला ना, या अगर कोई डाला भी थोड़ा बहुत तो वो बीच में ड्राई हो गया और उसके बाद आपने भुनना शुरू कर दिया और आपने कढ़ाई टाइप कर लिया, आपने कोरमा टाइप कर लिया, ठीक है। लेकिन जब आप उसको मजीद पानी डाल के आप उसको शोरबा टाइप बनाना चाहते हैं, तो आपने 1 जग 2 जग 1.5 जग हांडी के मुताबिक पानी डाल दिया, उसके मुताबिक। अच्छा, अब आपने वो जब वो शोरबा पका तो जितनी प्रोटीन उस गोश्त में, बोटियों में थी, हड्डियों में थी, गौर करने वाली बात है, वो प्रोटीन उस गोश्त में से निकल कर बॉयल हो के उबल के उस पानी में, तो वो प्रोटीन उसमें से बाहर निकल के बाहर नहीं निकलती प्रोटीन, पानी नहीं है उसमें तो अच्छा। निकलेगी लेकिन वो उससे पहले अगर हम मटन रखते हैं तो उसमें वो तो है ना, सारे मसाले डाल के पानी में उसको पकाते हैं, थोड़ा पानी है ना, थोड़ा पानी है, शोरबा नहीं। अच्छा, उसमें क्या होगा कि वो प्रोटीन जो है वो उसमें से निकल आई और जानवर से आपको फायदा हुआ, वो नहीं बात।
अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आप उसको भुना हुआ करेंगे तो आपकी प्रोटीन पूरी तरह खुल के उसमें से बाहर नहीं निकली। अच्छा, जो उस गोश्त के अंदर ही रह गई। हम ये नहीं कहते कि वो 100% बाहर नहीं निकलेगी भुने हुए में, जो आप बात कर रहे हो निकल आएगी, लेकिन अगर वो 30% निकल आई है तो 70% गोश्त के अंदर बाकी है, और वो जो बाकी है उसके अंदर रह चुकी है, वो प्रोटीन उसके अंदर बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। और जली हुई बर्न्ड प्रोटीन जब हम इंटेक करेंगे, चस्का, मजा, चटखारा बड़ा होता है, मजा बड़ा आएगा कि हमने कढ़ाई खाई, हमने भुना हुआ खाया। लेकिन वो प्रोटीन, जो बर्न्ड प्रोटीन उसके अंदर रह गई, वो बर्न हो गई और वो जल गई उसी के अंदर ही। और वो जली हुई प्रोटीन हमने इंटेक की तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन आएगा, और वो कार्बन हमारे हड्डियों तक को कमजोर करेगा, मुख्तलिफ प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। जब भी कभी, हाँ ये कभी कभार महीने में एक आध दफा है कि आप थोड़ी सी क्वांटिटी में भुना हुआ बनाए और खा लें, इतना। और अगर भुना हुआ ही करना है, उसी तरह ही रखना है, आप हफ्ते में 2-3 दफा ऐसा करना चाहते हैं तो फिर उसमें आप शलजम डाल लें। ठीक है, शलजम डाल लें, गोंगलू जिसको कहते हैं, शलजम डाल लें। आप उसके अंदर कद्दू डाल लें, आप उसके अंदर पेठा कद्दू, हलवा कद्दू डाल लें, आप उसके अंदर टींडे डाल लें, आप उसके अंदर घिया तोरी डाल लें। तो ये डाल लें, खाली गोश्त भुना हुआ नहीं खा सकते। वो जब इसको भुना हुआ बनाएंगे, ये सब्जियां बीच में होंगी तो ये सब्जियां उसमें तरी पैदा करेंगी। ओके। तो वो प्रोटीन जो है ना, वो उसका लेवल ये उसको बैलेंस कर लेगा, फिर आपके लिए ठीक है। और अगर खाली भुना हुआ खाना चाहते हैं तो कभी कभार एक आध दफा महीने में हो सकता है, वो भी इतनी मिकदार में कि आप एक वक्त के लिए खा सकें। ये नहीं कि आपने 5 किलो जो है वो उसकी कढ़ाई बना ली और आप 2 लोगों ने खानी है तो आप फिर 2 दिन उसी को, 3 दिन उसी को खाते रहें, वो ऐसा नहीं करना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पर्सन ने क्वेश्चन किया हमसे कि उनको 8 साल से यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था। फिर उन्होंने कहा कि मुझे मना कर दिया गया, आपने ये भी नहीं खाना, मटन नहीं खाना, आपने बीफ नहीं खाना, आपने मुर्गी नहीं खानी, दालें नहीं खानी, चावल नहीं खाने। तो खाना क्या? उसके बाद हाँ, उन्होंने कहा क्या खाना है? कहते मैंने सब छोड़ के देखा, मैं सिर्फ ये दाल, इस पे दलिए पे, दूध वाली चीजों पे, इन चीजों पे आ गया। आफ्टर 3 मंथ्स मेरा मतलब यूरिक एसिड कंट्रोल में आ गया, बट जैसे 3 महीने के बाद थोड़ा टाइम गुजरा, उसके बाद फिर मुझे यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो गया। तो अब वो कहते हैं मैं मेडिसिन खाता हूँ और मेरा जो यूरिक एसिड है ना वो नॉर्मल है, और मैं सब कुछ खाता हूँ, सिर्फ मेडिसिन के ऊपर जिंदा हूँ इस वक्त। पूरी कौम इस वक्त जो है ना वो पहले ज़ाइलोरिक पे लगी हुई थी यूरिक एसिड के वाले से, और ज़ाइलोरिक ने बड़ा बिजनेस किया। उसके बाद फिर यूरिको 80 mg अब आगे चलते हैं ना। उसके बाद एक और ड्रग आ गई, वो आ गई गो यूरिक। हाँ बिल्कुल, गो यूरिक। हाँ, अब वो गो यूरिक पे लगे हुए हैं। बात यह कि कहीं भी कोई दीन आपका, कुरान आपका, अल्लाह, उसका रसूल, आपके नबी, कतन कहीं ये नहीं फितरत कह रही हमें कि आपको सारी जिंदगी दवाइयां खानी, दवाइयों पे भी लगे रहे, दवाइयां खाते रहे और साथ जो मर्जी खाते रहे। लेकिन डॉक्टर साहब इसका हल क्या है? यूरिक एसिड में आप दालें नहीं खा सकते, गोश्त नहीं खा सकते, तो क्या खाए बंदा? मटन जो है ना, मटन आप उसको शोरबे वाला बना के उसकी यखनी बना के ले सकते हैं। मटन आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। आपको प्रॉब्लम करता है रेड मीट। रेड मीट आपका बीफ है, बड़ा गोश्त है। मटन आपका बड़े गोश्त में या रेड मीट में नहीं आता। अच्छा, आपको अल्लाह ताला जो है वो दिए हुए हैं कि आप जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, व्हाइट मीट लें। अच्छा, व्हाइट मीट हमारे लिए कौन सा है? हमें किसी ने कह दिया कि व्हाइट मीट ये ब्रायलर मुर्गी है जो अपनी टांग पे नहीं खड़ी होती और बेशुमार बीमारियों का मजमू है। हमें किसी ने कह दिया दिस इज द व्हाइट मीट। नो, इट्स अ व्हाइट पॉइजन। ठीक है। आपके लिए व्हाइट मीट क्या है? आपके लिए व्हाइट मीट कुरान के मुताबिक, जो अल्लाह के फरमाने आलिशान है कुरान के, उसके मुताबिक ये है कि व्हाइट मीट अल्लाह ने आपके लिए सी फूड, सी फूड यानी जो समुंदर के अंदर अल्लाह ताला आपको गोश्त दे रहा है, मछलियां, उसकी मुख्तलिफ इक़साम, सर असल व्हाइट मीट वो है, कुरान उसको व्हाइट मीट। जो मटन है हमारा वो कौन सा मीट है? वो रेड मीट में नहीं आता, वो रेड मीट में नहीं आता। देखें, वो आपके लिए बहुत खूबसूरत कमाल का गोश्त है। अगर उसको हम मीडियम उसका शोरबा बना लें, उसकी यखनी बना के जब आप इंटेक करेंगे तो आपके यूरिक एसिड में भी आपको बेहतर करेगा, फायदा करेगा। लेकिन किसी ने आपका माइंड सेट ये कर दिया कि नहीं, गोश्त के पास नहीं जाना,
और भाई उसमें प्रोटीन है, और वो प्रोटीन यूरिक एसिड में दालों में मूंगी की दाल छिलके वाली पकी वो इफेक्ट नहीं करेगी, फायदा देगी, उसकी भी कैटेगरी फायदा देगी दालों की भी जी। कौन से दाल और काले चने शोरबे वाले पके हुए हैं तो फायदा करेंगे, और अगर आप सफेद चने पके हुए हैं या आपके पास चने की दाल पकी हुई है या आपके पास माश की दाल है या आपके पास मसूर की दाल है तो ये आपको प्रॉब्लम करेगी। तो इसलिए देखना है कि हमें क्या खाना है। लेकिन बहरहाल यूरिक एसिड का बेहतरीन इलाज है। अब असल बात है कि वो लोग जो है ना वो कौम एलोपैथी से निकलकर नेचर की तरफ आ ही नहीं रही। ठीक है, नेचर की तरफ आएगी तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल मेडिसिन ऐसी मौजूद है, अल्लाह ने ऐसी चीजें पैदा की हुई हैं, आप उनसे दवाइयां बनाए और पेशेंट को दे और शिफाई। ठीक है डॉक्टर साहब, नेचुरोपैथी में यूरिक एसिड का क्या इलाज है? वो तो जैसे आपने बताया कि जाहिर है आपको टेस्ट उसको देखना पड़ेगा, मरीज को देखना पड़ता है, उसके टेस्ट देखने पड़ते हैं, फिर उसके पीछे रीजन जैसे भी आपने बताया कि फिर भी हम कौन से एहतियात, जैसे लेट्स सपोज के भी आप कह रहे हैं ठीक है आप आए, अभी मुझे आने में आपके पास टाइम है, मैं अभी आपके पास नहीं आ तो आप ऑनलाइन उसमें आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब तक टेस्ट नहीं आते डॉक्टर साहब, जब तक हमारे टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आती है ना, समटाइम्स डॉक्टर्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं अच्छा टेस्ट को अभी जो हमारे पाकिस्तान के माशाल्लाह से हालात हैं, आप जहां मर्जी प्राइवेट लैब में भी टेस्ट दे रहे हैं ना, तो वो आपको बहुत टाइम टेकिंग है ये सारा प्रोसेस। उस दौरान डॉक्टर्स बता देते हैं अच्छा आप एक से 2 दिन में, 2 से तीसरे दिन में आपके कैंसर तक के टेस्ट आ जाते हैं, अगर बिल्कुल आ जाते हैं। अब और अगर हम जाके अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में या किसी और जगह पे जाके हम मुफ्ते के चक्कर में होंगे कहीं, तो वहाँ पे 15-15 दिन रिपोर्ट नहीं आती। MLT की स्टूडेंट है और लास्ट ईयर उनका चल रहा है, साथ साथ में वो प्रैक्टिस कर रही हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल में उन्होंने इंटर्नशिप्स की हैं, और इवन वो मुझे बताती हैं आके उन्होंने हर तरह के टेस्ट किए हैं, बीमारियों का इलाज तक वो कर रही हैं, वो इवन बॉडी पार्ट्स क्या है इंसान के, या वो स्टूल है, आपकी वॉमिटिंग है, व्हाटसोएवर, वो सारी चीजें करी होती है। तो वो मुझे बता रही होती है कि समटाइम्स क्या होता है जब हम पे इतना प्रेशर आ जाता है ना, स्पेशली प्राइवेट लैब्स का, प्राइवेट लैब्स में भी समटाइम्स अगर उनके पास टाइम नहीं है तो वो भेज देते हैं, वो प्राइवेट लैब में भी किया, उसने गवर्नमेंट में भी किया, तो वो ऐसे ही टेस्ट अपनी तरफ से दे देते हैं। टेस्ट सही होना चाहिए, वरना बेसन टेस्ट भी हो रहा है। बेसन टेस्ट वो कैसे होता है? आमिर खान ने अपनी एक फिल्म में इसको एक्सपोज कर दिया था कि व्हाट इज द बेसन टेस्ट। अच्छा, बेसन मीन के जब लेबोरेटरी के पास लोड ज्यादा हो जाए या उसके पास सहूलत ना हो और वो पैसे ले चुका हो, उसके पास सहूलत नहीं और वो पैसे ले चुका है, तब भी उसने कोई रिपोर्ट जारी करनी है, उसके पास तो सहूलत नहीं थी उस टेस्ट करने की, या उसके पास लोड ज्यादा है, बर्डन ज्यादा हो चुका हुआ है, ओवरलोड है लैब, और वहां पे उन्होंने रिपोर्ट 24 घंटे में देनी, और उसके बाद उतनी मशीनरी, उतने डॉक्टर, उतना पैथोलॉजिस्ट, उतने बायोकेमिस्ट, उतनी मशीनें, उतना सब कुछ नहीं है, तो फिर वो आपका डाटा देखेंगे कि आपका डाटा पहले से उनके पास है। ठीक है, अच्छा, तो उससे रिलेटेड मिलती जुलती कोई रिपोर्ट करीब करके उन्होंने एक आपको कंप्यूटर में एंटर मारना है, ठक, और वो हो गई। और बेसन टेस्ट इसको कहते हैं, आमिर खान ने अपनी एक फिल्म में दिया था, इंडिया की एक फिल्म आमिर खान की, उसमें दिया। अच्छा, उसने वैसे कर दिया उस फिल्म में कि बेसन टेस्ट क्या होता है कि ऐसे करके आप बाथरूम में जाएं तो बेसन लगा होता है, हाँ जी, ठीक है, उसके अंदर खून जो भी है वो डालो, ऊपर अच्छा, टैब खोलो, अपने हाथ धो लो, बेसन टेस्ट हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं बेसन टेस्ट। तो बहुत सारी जगहों पे ये जो हमारे यहाँ CCU, ICU में और पेशेंट बहुत सीरियस होते हैं और बाद समटाइम वेंटिलेटर्स पे होते हैं, इस तरह, तो वहाँ सारे ना सही, लेकिन बीच में कुछ अच्छी मछलियां ऐसी भी हैं जो हर 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद टेस्ट करवाई जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं और रिपोर्टें जारी किए जा रहे हैं, और पीछे बेसन टेस्ट हो रहा है। अच्छा, हाथ धो लिए ऊपर, बस ठीक है, टेस्ट हो गया। कोई भी रिपोर्ट पहले से 2 पॉइंट बढ़ा दिए, 4 पॉइंट कम कर दिए, फिर 6 पॉइंट बढ़ा दिए, 2 पॉइंट कम कर दिए, तो ऐसा भी होता है कि इसमें फिर इसमें तो डॉक्टरों को तो कसूर नहीं हुआ ना। अगर हम ब्लेम करते हैं एलोपैथी को, या हम बाद में ब्लेम करते हैं कि जी हम तो इलाज कराने गए थे नेचुरोपैथी से, ये मसला निकला है, वो मसला निकला है, या एलोपैथी से कराने गए, ये मसला निकला है, तो फिर वो डॉक्टर्स का तो कसूर नहीं हुआ ना, या मेडिसिन देने वालों का कसूर नहीं हुआ। नहीं, देखें, अगर टेस्ट ठीक हो, लैब ठीक हो, मैं कहता हूँ लैब उसका इंतखाब करें, उसका कि वो लैब में डॉक्टर बैठकर खुद सिर्फ अपनी लैब चला रहा हो, और उस लैब में वो अपने जो पेशेंट्स वहां आ रहे हैं
फिजिकल जो आ रहे हैं उनके सिर्फ टेस्ट कर रहा हो आप तो वो ठीक है। कोई इस तरह की लैब जो है वो करते हैं? जी करते हैं, मैं करता हूँ, ऐसी ही करता हूँ। अच्छा, लोग यहाँ पे ये लगे हुए, उनका माइंड सेट ये है कि नहीं नहीं साहब, बड़े बड़े नाम है उनमें जाना है। अब हम वो नाम नहीं लेते, लोगों को पता है, उन नामों का भी पता है। अगर वो फ्रेंचाइज बना के बैठे हो तो वो लैब मेरी या आपकी जिसकी भी हो या किसी की भी हो, तो XYZ किसी की भी लैब है, वो लैब अगर पूरे पाकिस्तान में फ्रेंचाइज बनाकर बैठी हुई है तो 50% कह लें कि फ्रेंचाइज वाले को कमीशन जा रहा है और 50% लैब वाले को जा रहा है। टेस्ट महंगे क्यों हो गए? उसकी वजह ये है। ठीक है। और दूसरा ये कि लोग कहते हैं नहीं जी वो बहुत बड़ी लैब है, वो फलां भी बहुत बड़ी है, वो तो देखें जी उनका तो हर गली मोहल्ले में उनकी ब्रांचें हैं। वो उनकी ब्रांचें नहीं है, वो लोगों ने फ्रेंचाइज लेके खोली हुई है। ठीक है। अब फर्ज करें टोटल के पंप है, PSO के पेट्रोल पंप है, तो पूरे पाकिस्तान में आपको नजर आएंगे, अटक के पंप नजर आएंगे। तो इसके मतलब नहीं कि वो सारे उनके हैं, वो उनका तेल बेच रहे हैं, वो उनकी एजेंसी है, वो उनके डीलर हैं। बिल्कुल। पेट्रोल पंप तो आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। आपने PSO की एजेंसी ली, मैंने टोटल की अगर ली है, तो हम दोनों अपना अपना पेट्रोल पंप हमारा उसी तरह का, वही डिजाइन, वही सब कुछ, वही लोगो, वही डिजाइन, सब कुछ होगा। कभी आपने देखा किसी का डिफरेंस हो गया? यहाँ पे इसी तरह फ्रेंचाइज का भी एक ही लोगो, एक ही सारा कुछ होगा, लेकिन वो फ्रेंचाइज है। ठीक है। तो आप जब फ्रेंचाइज पे सैंपल देते हैं तो सैंपल लैब में जाना है, मेन लैब में जाना है। लैब में जा रहा है तो 50% या 40% तो वो फ्रेंचाइज वाला कमा रहा है। ठीक है। 50% आगे भेज रहा है, 40% वो कमा रहा है, या 60% भेज रहा है, 40 कमा रहा है। तो आप वहां पे जब ये ट्रस्ट करते हैं तो मैं ये कहता हूँ तो बड़े सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये ना हो कि वहां पे भी बेसन टेस्ट हो या पिछली रिपोर्ट जो आपकी पिछली हिस्ट्री पड़ी है। अच्छा, अगर किसी ने बहुत भी जाना हो तो मैं अपने पेशेंट को कह देता हूँ ओके डन, आप जाएं, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन मैं पता क्या कहता हूँ, एक काम करना है, वो पता क्या है कि आपने आइंदा मरीज का नाम पहले क्या दिया था, जो पहले नाम दिया था उस नाम में एक लफ्ज आगे पीछे कर लें, एक उड़ा दें, जैसे आई की जगह वाई कर दिया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या जी? आपका नाम था जी सरवत हुसैन, तो अब आप खाली सरवत लिखा दें, एक। नंबर 2, फिर मैं उनको कहता हूं कि आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर चेंज कर दें। आपने घर का एड्रेस दिया था तो घर का एड्रेस कोई और दे दें। ठीक है। अगर आपने अपने कोई ऑफिस का एड्रेस दिया था वो कोई और दे दें। अगर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर दिया था तो आप उसके शनाख्ती कार्ड का नंबर जो है ना वो 1-2 इंच से चेंज कर दें, ताकि उनके पास रिकॉर्ड में यार वो तो ना खुले, आपने पैसे देने हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक हुई तो मुआलज जो भी होगा इलाज करने वाला वो सही चलेगा, और अगर वहां से इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई तो मुआलज गलत चलेगा, और फिर मरीज का जो है वो उधर पैसे भी गए, सब कुछ भी गया और सेहत भी गई, और उसके बाद बीमारियां और बिगड़ती चली गई। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया सफेद मीट और व्हाइट मीट एंड रेड मीट, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेड मीट और व्हाइट मीट आपकी बॉडी के लिए? डेफिनेटली जैसे आपने बताया बहुत सारी वीडियोस में कि हमारे लिए व्हाइट मीट जो है वो बेस्ट है। फिर व्हाइट मीट अगर हमारी मुर्गी नहीं है, अगर वो फिशेस है, अच्छा आप कुछ रेफरेंस आप बताते हैं कि आयात में है या हदीस में है, तो लोग इसका रेफरेंस मानते हैं, तो क्या आप मुझे किसी रेफरेंस के साथ अगर ये क्लियर कर दें इस चीज का कि ये किस हदीस में बताया गया है, कोई इसका अगर रेफरेंस दे दे अगर आपको याद है। मैं हाफिज नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन जो बात करता हूँ वो मैं प्रूव कर सकता हूँ। बिल्कुल। और जब आप एंड अगर वो मैं कर रहा हूँ तो वो मैं अपनी गोर गर्दन पे रख के कर रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने मछलियों का जिक्र किया जी, सी फूड का जिक्र किया, तो वो सी फूड आपके लिए जो है ना वो असल आपका व्हाइट मीट है। ओके। रेड मीट नहीं है वो। और ब्रायलर मुर्गी व्हाइट मीट, रेड या व्हाइट मीट का सिर्फ अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि ये देखने में लाल है तो ये लाल है, ये देखने में सफेद है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये है कि वो रेड मीट कहते हैं कि जी हमारे, अच्छा एक चीज है जिसने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है, हम जरा उसका तो जायजा ले लें जी। जो हमें कहता है कि आप हलाल हैवानी जानवर में से वो चीजें ना लें, इनके गोश्त ना खाएं, इनमें चर्बी बहुत है, इनमें फैट बहुत होता है, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, इसका आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, इसका आपका फलां चीज बढ़ जाएगी, फिर आपको दिस दैट फलां बीमारियां हो जाएंगी। अच्छा, मैं उन मुल्कों में उन लोगों को देखा है, उन लोगों को, वो लोग अब बिलीव करेंगे कि वो लोग जो है वो सुअर का, पोर्क या पिग का, सुअर का गोश्त खाते हैं।
आप कौन से मुल्क की बात कर रहे हैं? कोरिया हो गया, जापान हो गया, अच्छा। चाइना हो गया, हाँ। यानी जितने ये वहाँ तो वाले हैं जो हराम फूड खाया जाता है ना, बिल्कुल। अच्छा वो दूसरों को मना करते हैं, वो दूसरों को ये सिखा रहे हैं कि आपने चर्बी वाली कोई चीज नहीं खानी, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है वो नहीं खाना, और खुद उनके सुअर के अंदर जिसका वो गोश्त खाते हैं, जैसे हम बकरे पालते हैं वो सुअर पालते हैं, अच्छा, और वो उसको काटते हैं, वो मतलब उसको पालते हैं, खाते भी हैं। अच्छा, जब वो उसको खाते हैं तो उसके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल बहुत है, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत है, उसके अंदर चिकनाई बहुत है, उसके अंदर सौदावी मिजाज उसका बहुत है। और फिर वो क्यों अल्लाह ने मना किया? अल्लाह ने कुरान में हमें 4 जगहों पे सुअर को हराम करार दिया, नजसुलैन का, कि ये कभी पाक नहीं हो सकता। क्यों? ये वाहिद ऐसा दरिंदा है, मैंने फिजिकल देखा है, ये वाहिद ऐसा दरिंदा है कि ये जो इधर से खाता है, जब वो उसको गलाजत करता है, निकालता है और पॉटी करता है, तो ये अपना वो फुजला भी खा जाता है वापस। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अंदर तो इतनी वो गलाजत, उसके अलावा उसके अंदर इतना फैट है, इतनी चर्बी है, इतना बैड कोलेस्ट्रोल है, और वो उसको खाते हैं, और फिर उसके कोलेस्ट्रोल को, उन चीजों को, बैड कोलेस्ट्रोल को बर्न करने के लिए, उसको लेट डाउन करने के लिए, इसीलिए वो उसके साथ शराब पीते हैं। ठीक है। और हमें हमारे हलाल हवानी जानवर के लिए रोकते हैं। आपको पता है मैं कुर्बानी में क्या करता हूँ? आपने अभी गुजरी है, मैं दुम्बे करता हूँ, और मैं वो दुम्बा करता हूँ जो शुमाली वजीरस्तान से, या हमारे नारायण कागान एरिया से, जो हमारे शोग्रान से, जो हमारे मुजफ्फराबाद से, इन शुमाली इलाका जात में, उन पहाड़ों पे जिसको वो ब्राउन या सफेद रंग का दुम्बा, जिसकी चक्की जो पीछे है, एक डाउन लटकी होती है, एक ऊपर को होती है, तो जिसकी ऊपर को चक्की होती है उसको तुर्की दुम्बा कहते हैं। अच्छा। मैं वो तुर्की दुम्बे में उगाता हूँ। मैंने इस दफा भी कुर्बानी खुद की है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि आपको ये खुद आनी चाहिए। ठीक है। तो मैं तकबीर खुद करता हूँ, मैं खाल खुद उतारता हूँ, मैं गोश्त खुद बनाता हूँ। तो मैं वो दुम्बा, आपको पता है इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब लटाया गया था और जब ये वाकया हुआ था, तो मोजज़ा जो नबूवत था उसमें भी दुम्बा आया था। अच्छा, मैं दुम्बे मंगवाता हूँ तो वो ऑर्गेनिक फूड पे पले होते हैं। ऑर्गेनिक मीन के वो जंगल की, पहाड़ों की जड़ी बूटियों को, मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को, जो कि हमारे इलाज मुआलजा में, नेचुरोपैथी में इस्तेमाल होती हैं, वो दुम्बे ने वो खाई होती हैं। अच्छा। उसके बाद उसने सही मायनों में मिनरल वाटर उसने पिया होता है, और जब आप उसका गोश्त खाएंगे तो यकीन करें, ये हमारे पंजाब का बकरा शकरा जिसको हम चारा डालते हैं, खादों वाले पट्टे डालते हैं, जिसको हम हमारी वैसे ही ले लेते हैं, स्पेशल वो होता है ना कि आपने नहीं, लेके वो उधर से जब वो उधर से खरीदें, जब बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम वहां से खरीदे मंगवा लें, या आपकी पंजाब की, पाकिस्तान की, इधर लाहौर की मुख्तलिफ जगहों की मंडियों के अंदर वो पठान उधर से वो दुम्बे लेकर आते हैं। अच्छा। और हम बकरा के पीछे पड़े होते हैं। अब यकीन करें, इस साल बकरे में, यानी जो बकरा था, छोटे से बकरा जिसमें 15 किलो गोश्त नहीं निकलेगा, और उसको वो मांग कितना रहे थे? ये 1.5 लाख रुपए का जी। वो एक 15-20 में बेचते थे, 1 लाख से नीचे नहीं बेच रहे थे। और मैंने दुम्बा जो है वो 76,000 का एक दुम्बा खरीदा, 1 मन से ज्यादा गोश्त था उसके अंदर। अच्छा। चर्बी निकाल के, चर्बी अलग करके, उसके बाद तो वो गोश्त, अब वो जो गोश्त आपने खाया वो टेस्ट अभी तक नहीं हम भूल रहे। अच्छा। वो बकरे में कभी यहाँ नहीं मिलेगा पंजाब में आपको। उसने जड़ी बूटियां खाई, इसने खाद वाले पट्टे खाए, इसने अगर घास वगैरह भी खाई है तो वो भी इसने उस जमीन से खाई है जहाँ पे खाद होती है। सारी जड़ी बूटियां तो ऐसे नहीं होती ना कि जो खाई जा सके। तो अगर वो कोई खराब वाली खा लेते हैं तो क्या इफेक्ट करता है वो? नहीं, ऐसा नहीं होता, जानवर हमारे से ज्यादा सियाने हैं। हम चाय पीते हैं ना, कितनी चाय पीते हैं? इंसान चाय पीता है, डॉग, कुत्ता और बिल्ली मिल्क लवर है या नहीं है? मेरे पास मिल्क लवर है, कैट्स थी, और एक कैट जो थी वो हम लोग उसके लिए एक अलग से देसी घी का पराठा बनाते थे। अच्छा। वो देसी घी का पराठा खाता था, साथ में चाय पीता था। सो अगर ये कहें तो मैंने बहुत सारे बिल्ली अब जो कुत्ता है वो डॉग, ये मिल्क लवर है, यानी इस कुत्ते को दूध मिल जाए तो ये पीता है। ठीक, कहीं पड़ा हुआ मिल जाए तो उसको आपसे पूछेगा नहीं, पी जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, बाकी अगर आपका खराब भी कर देगा। हाँ जी। लेकिन उसी कुत्ते के आगे आप चाय बना के रखें तो चाय सूंघ के छोड़ देगा, चाय नहीं पीता। मुझे लगता है कि ना ये सारा फितरत पे डिपेंड करता है। जैसे इंसान जिस माहौल में रहता है ना वो वैसा ढल जाता है, फिर जानवर क्या इंसान। अच्छा, एक और चीज देख, एक और चीज आ गई। शेर घास खाता है,
चारा खाता है? वो तो डेफिनेटली वो रहता ही ऐसे माहौल में। नहीं नहीं, अब मुझे ये बताएं, चारा खाता है? नहीं, वो तो गोश्त खाता है ना, गोश्त खाता है, उसका शिकार करता है, गोश्त हो रहा है। लेकिन आपको पता है जब वो बीमार हो जाता है, जब वो बीमार होता है तो वो गोश्त खाना छोड़ देता है, वो पत्ते खाता है, जड़ी बूटियां खाता है और अपने आप को ठीक कर लेता है। डेफिनेटली, बिल्कुल सही सी बात है। तो वो नेचर को समझता है, वो नेचर को समझता है। दैट इज कॉल्ड बाय, यानी आप कहें कि नेचुरोपैथी। और हम इंसान होकर नेचुरोपैथी को नहीं समझ रहे, क्योंकि हमारे इंसानों को लगता है कि बस बहुत सारे डॉक्टर्स आ गए और पैनाडोल ही खानी है। नहीं, आप एक बीमारी लेके ना आप जाएं डिफरेंट डॉक्टर्स के पास, हर डॉक्टर चाहे वो नेचुरोपैथिक है चाहे वो एलोपैथिक है, वो आपको अलग अलग ही बताते हैं। अभी आज तक अवाम हमारी ये कंफ्यूज है कि हमें ट्रस्ट करना चाहिए तो किस डॉक्टर पे ट्रस्ट करें। हाँ, मैं अभी बता देता हूँ किस पे करना है। 5 खूबियां देखें जिसमें ये हों। अच्छा। ये 5 क्वालिटीज जिसमें हों, वो किसी भी तरीका इलाज से ताल्लुक रखता हो। अच्छा। जिसमें ये 5 क्वालिटीज हों, आप उसके पास जाएं। ठीक है। और जिसमें ये 5 क्वालिटीज नहीं है, वो मैं भी हूं तो ना जाएं। फिर चाहे वो एलोपैथी है या कोई भी हो, फैसला आप पे, फैसला पब्लिक पे, ये जो देख रही है जी। नंबर 1, जिसको तशखीस डायग्नोज करना खुद आता हो। ठीक है। पहली बात, ठीक है, डायग्नोज करना बगैर किसी टेस्ट के। यस, बगैर किसी टेस्ट के, ठीक है, खुद आता हो। नंबर 1। नंबर 2, जिसको अपनी दवाई खुद बनानी आती हो। ठीक है। 2। नंबर 3, जिसको ग़िज़ा का पता हो। ठीक है। नंबर 4, जिसको परहेज का पता हो। और नंबर 5 जो है, जिसको एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंजिंग्स और आपका रहन सहन, तर्ज जिंदगी, लाइफस्टाइल पता हो और वो उसको चेंज करवाना जानता हो। जिसमें ये 5 क्वालिटीज हो, उसके पास चले जाएं। अच्छा, अब आप देखें, अब आप लाइफस्टाइल को कैसे चेंज किया जा सकता है? जैसे एक बंदे का लाइफस्टाइल जैसा भी है, एक डॉक्टर एक बंदे का लाइफस्टाइल कैसे चेंज कर सकता है? मैं करवाता हूँ। अब वो कहता है जी वो कहता है जी मैं तो इतने बजे खाता हूँ। मैं कहता हूँ नो, गलत है। टाइम स्केड्यूल हो गया। नहीं, लाइफस्टाइल से मेरा सोना, लाइफस्टाइल से मेरा जागना, लाइफस्टाइल से मेरा बैठना, एक बैक, एक कमर दर्द, मोरों का मसला है, वो आ जाता है। वो कहता है जी मैं लॉन्ग टाइम बैठ के काम करता हूँ। तो आप उसके बैठने की पोजीशन देखें कैसी है, किस कुर्सी पे, किस चेयर पे कैसे बैठ रहा है, किस तरफ किस एंगल पे ज्यादा झुक के बैठता है। उसका आना, आपके सामने बैठना, उठना और बैठना, उसका खड़े होना, खड़े होके आप उसके साथ गपशप लगा रहे हो तो दोनों टांगे आप उसकी चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा किस पे वजन डाल रहा है, किस पे नहीं डाल रहा, ये दोनों टांगों पे बैलेंस खड़ा हो रहा है, इक्वल खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सारी चीजें लाइफस्टाइल में आती हैं। ये सोता कितने बजे, ये जागता कितने बजे, इसको सोना कितने बजे चाहिए था और उठना कितने बजे चाहिए था, ये सारा कुछ अगर वो समझता है, फितरत और नेचर के मुताबिक वो करे। इन 5 खूबियां कह लें, क्वालिटीज कह लें उस डॉक्टर के अंदर, उस मुआलिज के, मुआलिज कहते हैं उस मुआलिज को जो इलाज करने वाला, जिसके पास आप जा रहे हैं, अगर ये 5 उसके अंदर क्वालिटीज हैं तो उसके पास इलाज करवा लीजिए। अब मुझे बताइए, इन 5 में कोई एलोपैथिक डॉक्टर आता है? सर, अगर मैं इस चीज को देखूं और सोचूं, जितने भी डॉक्टर से अभी तक हम मिल चुके हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, मतलब जैसे अभी आप नाम ले रहे थे, मेरे माइंड में बहुत डॉक्टर्स चल रहे थे। हमारे अपने फैमिली डॉक्टर हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, और एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में इस टाइम पे वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, वो सर्जन भी हैं। आप बिलीव करें कि मुझे कभी भी कोई मसला हुआ नहीं, इवन किसी को भी, वो कभी नहीं कहते ये चीज आपने नहीं खानी, वो कहते हैं, और वो इतनी दवाइयां भी नहीं देते, वो बिल्कुल ज्यादा मेडिसिन नहीं देते, वो लाइफस्टाइल भी कहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए मुझे, एक बंदा ठिठर रहा है, कांप रहा है, सर्दी लग गई, सिर्फ सर्दी लगी, शिवरिंग हो रही, क्योंकि उसके पास कोई मोटी चीज नहीं थी, ठंड लग गई, कांप रहा है, ठिठर रहा है। एक बकरियां चराने वाला अगर उसको मिल जाए, जो अनपढ़ है, जाहिल है, पढ़ा ही नहीं, और वो ठिठरने वाला उसको कहे कि भाईजान आपके पास कोई लस्सी है, कहें लस्सी क्या करनी है, कहता है, वो कहे मुझे पीनी है, तो वो बकरियां चरवाने वाला उस ठिठरने वाले बंदे को क्या कहेगा कि लस्सी तुम्हारे लिए ठीक है? ठीक नहीं, डेफिनेटली ठीक नहीं है। जब वो पहले ही कांप रहा है, उसको ठंड लग रही है, तो वो लस्सी क्यों पिएगा? तो फिर बात है, फिर तानिया आप जानते हैं और वो बकरियां चराने वाला जानता है। ये डॉक्टर क्यों नहीं जानता कि सर्दी लग गई, सर्दी में है, मिजाज मरीज का सर्दी में है, तो इसको ठंडी चीजें देनी है या रोकनी है, इसके अंदर गर्मी हो चुकी हुई है तो इसको
गर्म चीजें रोकनी है, इसके अंदर गर्मी कुछ की है। वो ये तो जो परहेज है वो बताते हैं, और वो उसके अलावा डॉक्टर्स बताते हैं। डॉक्टर साहब कोई डॉक्टर नहीं बताता, कोई डॉक्टर नहीं बताता। एक मिनट ना, तुक्के लगाते हैं ना, वो सुन लीजिए ना, मेरा सब्जेक्ट है ना। देखें सर, आपसे तो बेहतर जाहिर है कोई नहीं जान सकता, आप डॉक्टर हैं। मेरे से भी बेहतर जानने वाले हैं जो नेचुरोपैथिक्स सिलसिले को रखते हैं। मैं बताने लगा। अब मिसाल के तौर पे वो तुक्के लगाते हैं। तुक्के पता क्यों लगाते हैं? वो गिजा के मामले में क्वैक है। वो डॉक्टर जितना मर्जी अच्छा बड़ा प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, गिजा के मामले में क्वैकरी कर रहे हैं, क्वैक है, अताई है। अच्छा, कैसे? क्योंकि उसने जब डॉक्टरी की या उसको डॉक्टरी की जितनी भी किताबें 5 सालों में पढ़ाई गई, उसमें कहीं कोई ग़िज़ा की कोई किताब ही नहीं ना पढ़ाई जाती है। अच्छा। तो वो कैसे बता देगा आपको? जो बता रहा है, जो बता रहा है वो इधर उधर से सुन के, या कंपनियों ने कोई चार्ट प्रिंट करके उनको दिए हुए हैं जो कि गलत है। 5 साल की पढ़ाई क्या करते हैं सर? क्या डॉक्टर्स 5 साल की डिग्री लेते हैं? क्यों लेते हैं फिर? वो कैसे पढ़ते हैं? एक बेहतरीन किस्म का ड्रग डीलर बनाया जाता है। 5 साल पैसा लगा के 22 घंटे पढ़ के डॉक्टर बनता है ना, तो उसको 1 साल और पढ़ा दो, लेकिन उसको 2 साल और पढ़ा दो। अगर आपको बीमारी का पता होगा तो आप उसको दवाई देंगे। अच्छा, उसको 2 साल और पढ़ा दो, उसकी 2 किताबें बढ़ा दो, 5 साल में ही उसकी 2 किताबें और बढ़ा दो, लेकिन उसको दवाई बनाना तो सिखाओ ना यार, क्या नहीं सिखानी? ठीक है, बात मान ली आपकी। ग़िज़ा नहीं पढ़ाई जाती, अभी मुझे परहेज नहीं पता। मुझे डॉक्टर साहब बहुत स्वेयर वाला ना चेस्ट इन्फेक्शन हो गया। अभी आपने बताया कि आलू की वजह से भी चेस्ट इन्फेक्शन होता है, राइस की वजह से भी होता है, राइट? अभी उन्होंने दही की वजह से भी होता है, लस्सी की वजह से भी होता है, चीजों से चेस्ट इन्फेक्शन होता है, बाश की दाल से भी होता है, गोभी और मटर से भी होता है। यानी जो चीजें बादी हैं या जो चीजें ठंडी हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे जो डॉक्टर है, उन्होंने मुझे सिर्फ एक मेडिसिन दी, एक सिरप दिया, और उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम दवाइयां टीके शीके लगवा लो, ड्रिपे लगवा लो, ठीक होना चाहती हो ना, तुमने जॉब करती हो, तुमने जाना है ऑफिस जाना है, तुम छुट्टियां नहीं कर सकते। कितना बुरा लगेगा, मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, हाथ में मेरे जो है ड्रिप लगी हुई है, बुरा लगेगा ना? जाहिर सी बात है। तो उसके लिए उन्होंने मुझे यही चीजें मना की हैं जो आप बता रहे हैं। सर, हर बंदा जो है वो ऐसे नहीं बैठा हुआ, कुछ लोगों के पास बहुत एक्सपीरियंस वो पता है क्या इस बारे में। वो है, मेरे अपने पास बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर प्रोफेसर पढ़ने के लिए आते रहे। अभी भी पिछले दिनों में नाम नहीं लेता, इस्लामाबाद के अंदर एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर वो प्रोफेसर हैं और 3rd ईयर के एमबीबीएस के डॉक्टर्स को पढ़ाते हैं। अच्छा। और 2 दिन पहले रात को मेरे साथ उनकी तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे टेलीफोनिकली बात हुई है। और वो मुझे कहते हैं कि आपके नेचुरोपैथी के जो आप कहते हैं ना कि मेरे बैक टू नेचर और नेचर योर फ्यूचर रोड मैप फॉर लाइफ, अल्लाह हेल्थ सिस्टम, जो आप लेक्चर देते हैं, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में करवाते हैं, तो आप बताइए कि आपने कभी कोई मेडिकल कॉलेज में करवाया? मैं कहा जी बिल्कुल करवाया। कहाँ पे? मैं कहा आप कहाँ से हैं? कहते मैं इस्लामाबाद में। अच्छा। मैं फजाइया का जो यूनिवर्सिटी है, फजाइया यूनिवर्सिटी, उसके मेडिकल कॉलेज के अंदर एमबीबीएस के तीसरे साल के क्लास के 3rd प्रोफेशंस बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा। मैंने कहा जी हमने पिम्स में पिछले दिनों करवाया। मुझे कहता है जी ये इख्तलाफ नहीं करते। मैंने कहा बात सिर्फ वहां पे वो करते हैं जो हमने देनी है। हमने ग़िज़ा, कुरान और उसकी और वो जो रोड मैप फॉर लाइफ, अल्लाह हेल्थ सिस्टम है, हमने वो उनको देना है। मैंने कहा दिया। मैंने कहा आप अपने कॉलेज में कराना चाहते हैं, बताएं, मैं 2 सफ़ों का लेटर है, मैं इंग्लिश में, या मैं आपको भेज देता हूँ। अच्छा। वो आपके नाम भेजना है या आपके किसी सीनियर या वीसी या चांसलर या आपके किसी प्रिंसिपल के नाम भेजना है, डायरेक्टर के नाम भेजना है, मैं भेज देता हूँ, वहां पे लेक्चर कंडक्ट कराएं। मुझे कहते हैं जी आप उसके क्या चार्ज करेंगे? मैंने कहा सर कोई चार्ज नहीं करेंगे। कहता नहीं जी आपने इतनी दूर आना है, या तो जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं या कोई ऐसे हैं उनको बुलाएं तो वो चार्ज करते हैं, कोई पैसे लेते हैं, या आने जाने का किराया कोई चीजें लेते हैं। मैं कहा सर मैं पंजाबी च कहते हैं, मैं कहा जी मेरी अपनी गड्डी, अपने पहिए, अपने रुपये। अच्छा। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह के निजाम को लोगों को फैलाने के लिए मैं इन सारी जगहों पे, पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में, मुझे जहां कोई बुलाता है वो कहता है जी हमने कॉन्फ्रेंस रखी है, हमने पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, आप आए और ड्रेस करें, तो मैं अपने जेब से, अपने खर्चे पे, मैं दूसरे मुल्कों में अपने जेब से टिकट खर्च करके चला जाता हूँ, तो ये तो फिर पाकिस्तान है। तो बात यह है कि वहां वो कहते हैं कि मैं भी अपने 3rd प्रोफेशन डॉक्टर्स को जब क्लास पढ़ा रहा होता हूँ 30 इयर्स की, तो मैं उनको कहता हूँ कि दिस इज द जस्ट ओनली मैनेजमेंट।
ये तरीका इलाज नहीं है, ये ट्रीटमेंट नहीं है जो आप सीख रहे हो। आप वो कहते हैं, आप देखें आपके घरों में आपके माँ बाप बहन भाई जो है अभी तक बीमार है, आपसे बहुत अरसे से बीमार है और आपके सामने दवाइयां खा रहे हैं। कई डॉक्टर्स ऐसे भी देखे हैं। वो कहता है कि हम इनको समझाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कहता है कि ये चूंकि जो चीज पढ़ाई जाती है वो फिर जाहिर है जिस तरह की होती है, माइंडसेट बंदे का आहिस्ता आहिस्ता वैसा बन जाता है। लेकिन फिर भी वो ऐसे डॉक्टर हैं, लेकिन वो फिर सुन के किसी को मिलकर, मेरे पास बहुत ज्यादा एमबीबीएस डॉक्टर, प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर मेरे पास गिजा को समझने, पढ़ने, सीखने के लिए आते रहे। डेफिनेटली। तो वो जो सीख के जो जाएगा वो सही बात करेगा, वरना गिजा के चार्ट कंपनियों के मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ किसी वक्त, उसमें कंपनी के कहीं नहीं, वो भी नहीं, उन्होंने लिखा होता है कि ये चीजें आप खा सकते हैं, ये कम मिकदार में ले सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं ले सकते। अच्छा। और जब उसको आप पढ़ें, गौर करें, सिर्फ पढ़ें, तो यहाँ लिखा है कि ये आप खा सकते हैं, ये थोड़ी खा सकते हैं और ये बिल्कुल नहीं खा सकते। तो यहाँ लिखा है खा सकते हैं और उनमें कुछ चीजें यहाँ लिखा है कि बिल्कुल नहीं खा सकते, और दोनों पे प्रिंट हुई है। डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज, आपको प्रॉब्लम क्या है। समटाइम्स एक चीज खाने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको गिजा की किताब नहीं पढ़ाई जाती वो क्या बताएंगे किसी को? हाँ ठीक है, किसी से सुन लिया, किसी से सीख लिया, कहीं कोई अच्छी बात कहीं अच्छी हो गई तो मे भी कहीं फिट होगी, वरना गिजा की किताब ही नहीं पढ़ाई जाती। तो वो कहते हैं ना कि अगर कोई हकीम या कोई होम्योपैथिक डॉक्टर जो है, अगर वो कोई अंग्रेजी दवाई दे रहा हो किसी को, तो वो कहते हैं ये अताई है, ये जाली है। तो जब वो गिजा ही नहीं पड़ी हुई तो वो जिसको जो बताएंगे वो फिर ऑल फॉल जो भी बताएंगे। तो मैं फिर रज के दही भी खा सकती हूँ, केले भी खा सकती हूँ, फिर रज के मतलब मैं वो हर चीज खा लूं? नहीं, ऐसे नहीं होता। मेरा चेस्ट इन्फेक्शन है। डॉक्टर साहब ने तो मुझे ये बोला, एक सिरप दिया, उन्होंने कहा तुम क्या करोगी इतनी से जो आपको सिरप पिलाया गया वो आपको उसमें उसकी आपकी स्पूटम बलगम को वहां पे दबा देगा, खत्म नहीं करेगा, उल्टा और बिगाड़ेगा। क्या करना चाहिए इसका? मुझे इलाज बताएं। इसका इलाज बताएं। आप लौंग और दालचीनी का कावा बनाएं। अगर कोई ना पी सकता हो ये फिर वो सुन तो लें, क्यों ना पी सकता हो। अच्छा। कड़वे सिरप पी जाने, इधर बरनूला लगा के ड्रिपें, टीके, रोज एंटीबायोटिक अंदर धुंध लगवा लेने। 3 अदद लौंग, ठीक है, 1 लकड़ी दालचीनी, फिंगर साइज, ठीक है, टुकड़ा। ये आप उसके लिए बता रहे हैं अगर आपकी छाती खराब है, आपको बहुत चेस्ट इंफेक्शन है, बलगम है, रेशा है, फ्लू है, जुकाम है, छींके हैं, ठीक है, आप उसको फौरी तौर पे अभी लगी और अभी कवर करना चाहते हैं, उसके 1 लकड़ी दालचीनी, फिंगर साइज, 3 लौंग, ठीक है, इसका कावा बना लें, और 2-3 टहनी इसमें पुदीने की पत्तों की डाल लें, इसका कावा बना लें। और उसके बाद आप उसमें बाद में जो है वो जोशांदा डाल लें, थोड़ा सा 1 पैकेट, ठीक है, जौहर जोशांदा डाल लें, और उसके बाद उसमें हल करके उसको नीम गर्म करें, ठीक है, आपका मामला फौरी हल हो जाएगा, ठीक है, छींके फौरन ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे बताएं कि एक पर्सन है, उन्होंने पूछा कि पेट में पानी भर गया जिगर खराब होने की वजह से। एक तो ये बताएं कि पेट में पानी भर जाने की वजूहत क्या है, नेचुरोपैथी इसमें इसका इलाज क्या बताती है? अगेन मेडिसिन के लिए मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि क्या मेडिसिन आप क्या रेकमेंड करते हैं, वो तो डेफिनेटली आपने बताया कि टेस्ट वगैरह, वो इसमें आप इलाज क्या सजेस्ट करते हैं? और दूसरा, आजकल ये है कि पेट में पानी पड़ गया, वो क्या करते हैं, इंजेक्शन से निकाल देते हैं पानी, तो क्या वो ये प्रोसेस करना ठीक है? इंजेक्शन से पानी निकालना ठीक है। इसका मैं जवाब देता हूँ। क्या है, आपके छत पे टैंकी है, टैंकी भर गई, टैंकी ओवरफ्लो कर रही है, आपकी गली में पानी गिर रहा है, आपको आवाज आ रही है, हम क्या कहेंगे एक दूसरे को, या तानिया वो देखना टैंकी भर गई है, तो आप जरा प्लीज वो मोटर बंद कर दें। ऐसे ही होता है सारे घरों में ये। अब अगर वो मोटर बंद ना करें हम और मोटर चलती रहे और पानी बह रहा हो, तो हम किसी को कहें, हम वॉचमैन को कह दें नलके 2 खोल दो, हम कहें उसको कि बाल्टी लो, खाली बाल्टी लो, प्लास्टिक के ऊपर जाओ, छत पे टैंकी के ऊपर खड़े हो जाओ, उसका ढक्कन उठाओ और उसमें से बाल्टियां पानी निकाल के बाहर फेंकते रहो, वो आधी पौनी टैंकी खाली कराएगा, ठीक है, और उसके बाद वो आ जाएगा, वो कहेगा ले जी पानी आना रुक गया है, वो कहेगा छोटी बाजी वो पानी तो रुक गया आपका, तो आप जो है ना अब देखें एंजॉय करें, कुछ नहीं होता। सर मोटर चल रही है, पानी आ रहा है, पानी उसमें जा रहा है, अगले 15-20 मिनट में, आधे घंटे में पानी फिर भर जाएगा, टैंकी फिर ओवरफ्लो करेगी। पेट में पानी आना, पेट में पानी भर गया, उसको इंजेक्शन लगा के, नीडल बेओस्पी करके उसको किसी तरीके से ड्रेन करने के लिए आप उसको सक कर रहे हैं और निकाल रहे हैं, ठीक है, या आप उसको
डॉक्टर्स के मैंने प्रेस्क्रिप्शन देखी है कि वो उसको अंधाधुंध लास्ट 6 दे दे के वो कहते हैं कि इसको पेशाब ज्यादा है, तो भाई उससे पेट का पानी नहीं निकलेगा, जिस्म का पानी कम हो जाएगा, बॉडी डिहाइड्रेट होगी, उसकी जिल्द देख लें, चेक करें, उसकी जिल्द जो है ना, ये ऊपर वाली बारीक वाली स्किन जो है वो उसके गोश्त को, मांस को छोड़ चुकी होती है, झुर्रियां आ चुकी होती है छोटी छोटी, और इतना काम खराब होता है, पिचक गया होता है उसका सारा, वो बॉडी का लेवल सारा। आप पानी को, वो पानी जो है वो आपके लिवर की खराबी की वजह से हुआ है। अच्छा। लिवर का इलाज कीजिए, जिगर सुकड़ रहा है, जिगर में सुकड़ गया हुआ है, पेट में पानी आ रहा है, तो उसका हल जिगर ठीक करें, मैदे को ठीक करें, तिली सबलीन के सेक्रेशन के अमल को ठीक करें, काम कैंसर पे पहुंच चुका हुआ है, और वो पता है क्या समझ रहे हैं अभी तक, और जी हमारा हेपेटाइटिस हुआ था, डॉक्टर ने कहा था वो आपने कोर्स किया था गोलियों का टीकों का, वो हमने बड़ा टेस्ट कराया। मैं कहा जी बड़ा टेस्ट की होता है? वो जी PCR भी होता है, वो करवाया। मैं कहा फिर वो तो नेगेटिव आया जी। मैं कहा उसमें नेगेटिव लिखा हुआ था? जी ठीक है। मैं कहा पढ़े, उसने रिपोर्ट निकाली, पढ़ी, उस पर लिखा नॉट डिटेक्टेड। कहता वो नॉट डिटेक्टेड लिखा है, तो मैं कहा नॉट डिटेक्टेड लिखा है तो आप नॉट डिटेक्टेड पढ़े ना, आप उसको नेगेटिव क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है। ये तो वो वाली बात होगी कि कुत्ते की रस्सी किसी के हाथ में पकड़ा दें और उससे कहीं बकरा है, जाके इसको ज़िबा कर लो और खा लो, तो वो कहेगा भाई ये बकरा नहीं है, कुत्ता है। तो वहां भी वही हो रहा है कि PCR में नॉट डिटेक्टेड को नेगेटिव, नॉट डिटेक्टेड को ओके है, ठीक है, सब अच्छा है, वायरस हो गया, इस तरह की ऑल फॉल डॉक्टर बात करके तो मरीज को एक मुतमिन की गोली देते हैं। तो कैसे पेट के और उसके बाद वो जिगर और उसको खराब करता हुआ पेट में पानी भी आएगा, जिगर सुखड़ेगा, लिवर फ्राइटिक होगा, काम कैंसर पे जाएगा, और उसके बाद हासिल कुछ नहीं होगा। फिर रोका कैसे जाए कि पेट में पानी आ गया है? तो वो अपने सिस्टम का इलाज करें। ठीक है। सिस्टम के इलाज के लिए वो किसी भी नेचुरोपैथिक डॉक्टर के पास जाएं। कोई ऐसा परहेज जो कि नेचुरोपैथी सजेस्ट करती है जिसके पेट में पानी होता है जिगर के खराब होने की वजह से? वो बता वो आलू, गोभी, मटर, बैंगन, पालक, चिकन, चावल, अंडा, सफेद चने, चने की दाल, माश की दाल ना खाए, और उसके बाद सुर्ख मिर्च, टमाटर, लौंग, बड़ी इलायची, ये चीजें नहीं खा सकते। तो फिर वो धूप खाएगा, वो जो जादू ने खाई थी? क्यों? और वो क्या खाएगा? वो क्या खाएगा? इससे ज्यादा चीजें गिना देता हूँ। वो क्या खाएगा? कद्दू, टिंडा, घिया तोरी, मूली, गाजर, शलजम, पेठा कद्दू, मूंगी की दाल छिलके वाली, काले चने शोरबे वाले, बकरे का गोश्त शोरबे वाला, बकरे गोश्त की यखनी। लेकिन बकरे के गोश्त में भी तो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम वो किसने कहा है? नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं वो लोग कहते हैं, हो रही है, लोग कहते हैं, कुरान कहता है कि इल्म वाले और बे इल्म बराबर नहीं हो सकते। हमने वीडियो डाली, सुने, हमने वीडियो डाली, किसी ने कमेंट लगाया कि जी वो, उन्होंने कहा जी आम खा के लस्सी पीना जो है वो गलत है। ओ भाई बात को समझ लो, आम खा के लस्सी पीना क्यों गलत है? क्योंकि उस दौर में आम भी दरख्त पे पकता था, अब आप मसाले से पका रहे हो, अब आम खा के, वो वाला आम खा के लस्सी पीना गलत है। अब आपके यहाँ वो हरारत नहीं है, अब आप वो देसी चीजें नहीं खा रहे, अब आपके पास ऑर्गेनिक फूड बिल्कुल नहीं है, अब आप सारी चीजें खा रहे हैं तो तजाबियत और एसिडिटी पैदा करने वाली खा रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए अब ऐसा है, वो दौर लेकर आए, वो खुराकें लेके आए तो फिर लस्सी पिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगी। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन कि अगर हम नेचुरोपैथी करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, हमें ये पता है कि हमें डॉक्टर बनना है तो हम MBBS कर लेंगे, या अगर आपने कोई भी एक स्पेसिफिक आपकी डिग्री है वो कर लेते हैं। नेचुरोपैथी के लिए कोई अच्छा कॉलेज सजेस्ट करें? बताता हूँ, और वो बताएं कि क्या स्टडी करनी है। इस वक्त जो है MBBS डॉक्टरों को वक्त पड़ गया, पता किस चीज का? कि उनके जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके अंदर दाखिलों की सीटें अब पूरी नहीं हो रही। अच्छा, लेकिन कंपटीशन तो बहुत हाई है। जितना मर्जी कंपटीशन रख लें, आप जरा चेक तो करें। अब तो उन्होंने कहा FSC 2nd डिवीजन को भी हम दाखिला देंगे। अच्छा, अब इतना का मोरल इनका गिर गया, लेट डाउन हो गया, लोगों को पता चल गया है। जो बच्चे आज से 2-3 साल पहले, 5 साल पहले डॉक्टर बन चुके हैं, वो बच्चे, उनमें ऐसे डॉक्टर मेरे भी वाकिफ हैं, वो बच्चे उन्होंने देखा कि उनकी माँ और बाप जो है वो उनके स्टूडेंट लाइफ में, जब वो स्कूल में थे, जब वो कॉलेज में आए,
फिर जब वो मेडिकल कॉलेज में गए तो उन्होंने देखा कि हमारी माँ के घुटने खराब है और वो डॉक्टर से पेन किलर खा खा के टीके लगवा लगवा के थक गई, तंग आ गई। बल्कि वो कहते थे कि वो बच्चियां कहती थी, मैं ऐसी लड़कियों को जानता हूँ, वो कहती थी कि हम अपने माँ बाप को देख देख के, माँ को देख देख के उनके साथ हमें काम करना पड़ता है, घर को देखना पड़ता है, उनको भी रेस्ट देनी पड़ती है, तो हमारी तालीम पढ़ाई में हर्ज होता है। वो डॉक्टर बन गई। मैंने उन्हें कहा कि आपको कुछ हासिल नहीं होगा, वो बनी डॉक्टर, MBBS बनी। अच्छा। बनने के बाद जब वो 3rd ईयर में पहुंची, 4th ईयर में पहुंची, मैंने कहा सुनाओ क्या हाल है? कहती सर पढ़ पढ़ के थक गए 22-22 घंटे। मैं क्या हासिल क्या हुआ? कहती कुछ नहीं, आप सच कहते थे कि इससे हासिल कुछ नहीं होना। अच्छा। कहती सिर्फ हमें वही बनाया गया कि दवाइयां बेचनी है, हमें वो आप ड्रग डीलर सही कहते हैं इसको। अच्छा। मैंने कहा चलो अब तो आप बन गए, आपका शौक भी था, आपने मेहनत भी बड़ी की, तो अब तो बन गए, अब क्या इशू है? हाउस जॉब आ गई, हाउस जॉब भी गुजर गई, ठीक है। अब भी डॉक्टर बनने के बाद उसको एक ही था कि मैं जिस दिन सर डॉक्टर बन गई, मैंने सबसे पहले अपनी माँ के घुटनों का इलाज करना है। अच्छा। और मैंने उसे कहा कि तू जितनी मर्जी बड़ी डॉक्टर छोड़ के प्रोफेसर बन जा, स्पेशलिस्ट हो जा, जिस दिन तूने माँ के घुटने, गोडे, गिट्टे आपने एलोपैथी दवाई से ठीक कर दिखाए, तो उस दिन मैं सारी जिंदगी तुम्हारा खत्म। अच्छा। अब वो लड़की डॉक्टर बन के प्रैक्टिस में भी आ गई, हाउस जॉब भी हो गई, नौकरी भी मिल गई, शादी भी हो गई, माँ के गोडे पहले से ज्यादा खराब हो चुके हैं और वो उसको नहीं ठीक कर रही। और मैं उसको कहता हूँ बेटा बात सुनो, सुनाओ क्या हाल है? वो कहती है अंकल आप सच कहते थे कि मैं डॉक्टरी करके 22 घंटे पढ़ के, 24 घंटे में 22 घंटे पढ़ के तो मैं डॉक्टर बन गई, लेकिन अब आगे पता चला कि मैं कुछ भी नहीं। तो इनकी अब सीटें पूरी नहीं हो रही जितनी भी ये अब प्राइवेट सेक्टर में कॉलेज है। नेचुरोपैथी के लिए क्या? नेचुरोपैथी के लिए ये है कि आपको अगर आप मैट्रिक साइंस है तो फिर आपको तिबिया कॉलेजेस मिलेंगे पाकिस्तान में। ठीक है। आप उन तिबिया कॉलेजेस को ज्वाइन करें और वहां से तिब की डिग्री ले लें। ठीक है। तो आप नेचुरोपैथी की तरफ आ गए। ठीक है। एक वो डिप्लोमा होगा। ओके। मैट्रिक बेस पे। ओके। दूसरा आएगा कि अगर आपकी तालीम FSC यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ है तो फिर आपको जो दाखिला मिलेगा ND नेचुरोपैथिक डॉक्टर का, वो डिग्री पाकिस्तान के अंदर अब शुरू हुई, वो है बैचलर इन ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है। बैचलर इन ईस्टर्न मेडिसिन। ठीक है। अब वो डिग्री कहाँ हो रही है? वो लाहौर में कर्शी यूनिवर्सिटी करवा रही है। ठीक है। कर्शी वाले अक्सर देख के मुझे कहते हैं जी ये हमें बहुत प्रमोट करते हैं। अच्छा। मेरा बेटा वहां पढ़ रहा है, फाइनल ईयर का स्टूडेंट है इस वक्त। अच्छा, उसके बाद हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची करा रही है, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर करा रही है, GC यूनिवर्सिटी करवा रही है। अच्छा। GC यूनिवर्सिटी ने कराना शुरू कर दिया, सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने कराना शुरू कर दिया। अच्छा। UMT शायद करवाना शुरू कर चुकी हुई है। मिनहाज यूनिवर्सिटी अभी इस साल शुरू करने जा रही है। जो ये डिग्री है ये बैचलर इन ईस्टर्न मेडिसिन। ठीक है। इसको कहते हैं डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथिक डॉक्टर। अच्छा, ये डिग्री यहाँ ही नहीं, ये डिग्री पाकिस्तान में शायद अभी इसको हम इसको ला रहे हैं उस लेवल पे और लोग इसको समझ रहे हैं। और मैं इसमें पाकिस्तान में इसको फैलाने वाला, इसको प्रमोट करने वाला आई एम द फर्स्ट वन। अच्छा। कि मैंने 1994 में मैंने PTV से प्रोग्राम का आगाज किया था, 90 PTV पे, और 97 से फिर मैंने PTV वर्ल्ड भी आ गया तो मैंने उसमें भी प्रोग्राम। लेकिन आपने बताया पाकिस्तान में तो अभी शुरू हुआ है। बाहर मुल्कों के अंदर ये बहुत पहले से। अच्छा। वहां पे है ND नेचुरोपैथिक डॉक्टर ND। वहां MBBS नहीं होता, वहां MD होती है। MD मीन MBBS के पैरेलल एक डिग्री है वहां पे। ठीक है। वहां MBBS नहीं होता, वहां पे MD होता है। ठीक है। और उसके पैरेलल एक डिग्री वहां शुरू हुई, वो है ND नेचुरोपैथिक डॉक्टर। ठीक है। मेरी ये 2-3 इसमें डिग्रियां जो है वो मेरी कैलिफोर्निया से, अमेरिका से हैं। मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन अल्ट्रासाउंड में बाबा यूनिवर्सिटी कनाडा से भी है। ठीक है। सो अगर मैं टेस्ट वेस्ट और इन चीजों को देख लेता हूँ, समझता हूँ, या मरीज की रिपोर्टें पढ़ लेता हूँ, थारोली पढ़ लेता हूँ, मरीज को उसकी वजाहत करके उसमें से पढ़ के दिखा देता हूँ, उसको समझा देता हूँ, तो उसकी वजह मेरे पास वो दूसरी डिग्रियां जो वो मेरे भी काम आती हैं। मैं अल्ट्रासाउंड अगर पढ़ लेता हूँ या अल्ट्रासाउंड को समझता हूँ तो उसकी वजह के मेरे पास उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन अल्ट्रासाउंड भी है। अब बात आ गई कि हम बच्चों को, अपने बच्चों को मैं ये कहता हूं कि आप उसको नेचुरोपैथिक डॉक्टर वाली साइड पे नेचुरोपैथी की तरफ लेके आए, तो 2 डिग्रियां, एक डिप्लोमा
मैट्रिक साइंस के साथ, ठीक है, वो करवा दें तिबिया कॉलेजेस। अच्छा, उसमें भी बड़ा फायदा है, बड़ा कमाल का आपको एक चीज देने लगा हूं। आपने बच्चे को मैट्रिक बेस के ऊपर किसी तिबिया कॉलेज में ज्वाइन करा दिया, ठीक है, उन तिबिया कॉलेजेस का इलाहाज हो चुका हुआ है फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद के साथ। अच्छा, 4 साल आपने वो तिबिया कॉलेज में पढ़ना है, तो पहले 2 साल में आप मैट्रिक साइंस पे गए, आपने एफएससी भी तो कहीं करनी है ना, करनी है, तो आप तिबिया कॉलेज ज्वाइन कराएं अपने बच्चे को, बच्ची को, तो पहले 2 साल में, ठीक है, वो आपको 3 सब्जेक्ट जो लाजमी सब्जेक्ट इंटरमीडिएट के हैं वो पढ़ाएंगे, और बाकी वो अपना तिब का निसाब पढ़ाएंगे, ठीक है, और आपको 3 लाजमी सब्जेक्ट के बोर्ड के पेपर देने पड़ेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ इस्लामाबाद को, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट वहां पे आपने पास कर लिए, और बाकी सब्जेक्ट आपने तिबिया कॉलेजेस के वहीं पे पास किए। अच्छा, तो आपको फेडरल बोर्ड जो है वो एफएससी की डिग्री दे रहा है हर्बल में, मैट्रिक के बाद। यस, मैट्रिक के बाद हर्बल में दे रहा है। 2 साल हो गए, 2 साल के बाद आपकी एफएससी होगी इक्वल टू एफएससी होगी आपकी हर्बल में, ठीक है, ठीक। उसके बाद आपके लिए यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुल के डायरेक्ट बैचलर डिग्री पे चले जाएं। अच्छा, अगर नहीं जाना, या मसला है कोई, या फीसें अफोर्ड नहीं हो सकती, फर्ज करें यूनिवर्सिटी की, तो आप अगले 2 साल उसी तिबिया कॉलेज में ही रहते हुए, ठीक है, करें, तो आपको 4 साल के बाद आपको डिप्लोमा मिला, और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जहां मर्जी बैठे और अपनी प्रैक्टिस करें, पेशेंट देखें, कोई नहीं रोकेगा। आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलेगा, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन भी लाइसेंस देगा, रजिस्ट्रेशन भी करेगा, सब कुछ करेगा। आखिरी 2 साल, तीसरे और चौथा साल जब आपने कर लिया, तो उसके बाद इसमें आपको बीए के जो 3 लाजमी सब्जेक्ट है, आप उसका यूनिवर्सिटी को पेपर देंगे। अच्छा, तो ये जो आपको फेडरल बोर्ड से एफएससी की डिग्री मिली थी तिब में, वो लगा के, तो आपने 3 लाजमी सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी के पेपर दिए, वो 3 लाजमी सब्जेक्ट आपने जो है वो पास कर लिए, तो आपको उस यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री मिल जाएगी तिब के अंदर। अच्छा। तो कितना मजेदार काम हो गया कि आपकी बीएस भी हो गया, आपका बैचलर भी हो गया, और आपके लिए आगे एमफिल पीआईडी के दरवाजे आगे खुल गए। ठीक है। और अगर आप यहां से 2 साल के बाद एफएससी तिब में लेके आप यूनिवर्सिटी चले गए, तो आपको ये एफएससी करनी आसान है बनिस्बत फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ करना जरा थोड़ा सा टफ है। और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ कर चुके हैं तो फिर आप डायरेक्ट उन यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, और वहां जाके आप वो 5 साल बैचलर डिग्री लें। उनमें जितनी किताबें पढ़ाई जाती हैं वो सारी की सारी वही है जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस को पढ़ाई जाती है, वही पढ़ाई जाती हैं। अच्छा। बट इनको 1-2 किताबें एक्स्ट्रा, ग़िज़ा की किताब एक्स्ट्रा, उसके बाद फिर इनको मेडिसिन बनाने की, हर्बल मेडिसिन बनाने की किताब और उसका सारा फार्मूला, हर चीज, पूरा फार्माकोपिया हर्बल का पढ़ाया जाता है। ये अपनी दवाइयां खुद बनाने के काबिल हो जाते हैं। तो ये नेचुरोपैथी जब हम स्टार्ट करते हैं डिग्री, जैसे आपने कहा कि एमबीबीएस डॉक्टर्स जो हैं वो बस उनको दवाई बनाना नहीं सिखाया जाता, तो जो नेचुरोपैथी है इनको सिर्फ दवाइयां बनाना सिखाया जाता है, या ओवरऑल इसमें जैसे इसमें तो है, इसमें आपकी न्यूट्रिशन से अलग होते हैं। मैं बताने लगा, इनको एनाटॉमी भी पढ़ाई जाती है एमबीबीएस की तरह, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, गायनी, साइकोलॉजी सारी पढ़ाई जाती है, बेसिक्स पढ़ाया जाता है सारा, एमएलटी भी इसमें इंक्लूड होती है जी। और उसके बाद फिर उनको ग़िज़ा भी पढ़ाई जाती है, फिर उनको दवाई बनाना, यानी ये फार्मासिस्ट भी खुद है अपनी दवाई बनाने का, चाहे वो डिप्लोमा कर रहे हैं आप तिबिया कॉलेज से, या आप बैचलर डिग्री ले रहे हैं वहां से यूनिवर्सिटी से, ठीक है, हर्बल की, नेचुरोपैथी की, तो दोनों जगहों पे एक में ही सारा पैकेज आपको ऑलराउंडर बनाया जा रहा है, पूरा पैकेज मिल रहा है। और वहां पे क्या है, वहां दवाई बनाने वाला और है, उस तक मरीज नहीं जा रहे और वो मरीजों को नहीं देखता, और जो डॉक्टर बनाया जा रहा है उसको दवाई बनानी नहीं आती, उसको पता नहीं बनती कैसे है, और उन्हें पता नहीं बनाई कैसे जाती है, और उसने मजे की बात है कभी बनती देखी भी नहीं। अभी बीबीसी की रिपोर्ट आई है 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, उसने कहा है कि पाकिस्तान समेत दुनिया में एलोपैथिक जो डॉक्टर है वो कंपनी की फरमाइश पे दवाइयां लिखता है, उसको नहीं आती। अच्छा। ये बीबीसी की रिपोर्ट आ गई है। अच्छा। तो हम कहाँ बैठे हैं, हम फिर भी कहते हैं नहीं जी साडा पुत्र एमबीबीएस है, होएगा भाई, अल्लाह तुहाडे पुत्र नु एमबीबीएस तू अगे स्पेशलाइजेशन कराए, प्रोफेसर बनाए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाए, एमएस बनाए। अच्छा, अब एक डॉक्टर बन गया, लेकिन अगर वो अपने अब्बे का इलाज नहीं कर सकता, अगर वो अपनी माँ का इलाज नहीं कर सकता,
जिसने पाला पोसा परवान चढ़ाया बड़ा किया, अगर वो उनका इलाज नहीं कर सकता अच्छा, तो फिर आपको क्या खैर हमारे एक जाने वाले हैं रिलेटिव में, उनको काला कान था, तो खैर उनकी बेटी डॉक्टर बनी और उन्होंने सिर्फ इसलिए बनी मैं अपने अब्बा जी का इलाज करूंगी, तो लास्ट स्टेज पे थे और आज माशाल्लाह से वो 6 साल से जिंदा है। तब डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि हर डॉक्टर ही ऐसा है, कुछ डॉक्टर बड़े समझदार होते हैं, उनको इसका इलाज पता होता है, कुछ मेडिसिन नहीं। एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है जो हेपेटाइटिस को ठीक करे, नेगेटिव करे। ट्रस्ट मी सर, आप उसको अच्छा चलें ओके, आप उसकी ना आप उसकी सुन लेना, आप उसको वो जिंदा होना और बात है, वो ना भी वो देखिए आप उसकी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा कुछ चीजों को आप उसको कोई मेंटेन दवाइयों के साथ ऐसा कर सकते हैं। मुझे ये बता दीजिए, उसे कहें कि वो हेपेटाइटिस का एक एलाइजा मेथड करवा के मुझे दिखा दे कि रिपोर्ट नेगेटिव हुई। ठीक है, कौन सा टेस्ट बताया आपने? हेपेटाइटिस, जो भी उनका हेपेटाइटिस कौन सा था, बी था सी था? सी था। ओके, अगर उनका हेपेटाइटिस सी था तो आप उन्हें कहें कि वो उसका हेपेटाइटिस सी बाय एलाइजा मेथड करवाएं। बाय एलाइजा मेथड, हाँ, पीसीआर में ना जाएं, एलाइजा मेथड की एक रिपोर्ट ले आएं। ठीक है। और अगर वो रिपोर्ट में एलाइजा मेथड में उसने लिखा नेगेटिव, वो नेगेटिव हुई, तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ सर, अगर यहाँ मतलब कि आई जस्ट वांट टू नो के मींस एलोपैथिक दवाइयां आपको वक्ती तौर पे उस बीमारी को रोक सकती हैं, खत्म नहीं कर सकती, राइट? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, राइट? एक गोली, चले एक और बता दें, एक और आप इसको जड़ से खत्म कर एक बताता हूँ ना, एक जुमला तो ले लें मेरे से। जी बताएं। आप सर्च कर लें जी अगले पॉडकास्ट तक हमारे, एक सर्च करें, गूगल पे बैठे सर्च करें, जहां से सर्च करनी करें, जितने डॉक्टरों के साथ साथ जोड़ना है जोड़ लें। आप किसी एक गोली का नाम एलोपैथी में, अंग्रेजी दवाइयों, किसी एक गोली का, किसी एक कैप्सूल का नाम ढूंढ के लाएं, ठीक है, जो दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज करती हो। सो ये तो डेफिनेटली हर एक जो नॉन डॉक्टर है वो भी बताएगा ऐसा, तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर कौन उसमें क्यों पड़ी हुई है, कौन वहां जाके इलाज ढूंढ रही है? वो डॉक्टर कहता है मेरे पास इलाज, वो कहता है हमारे पाकिस्तान में अभी तक ये डिग्री नहीं थी, अब पाकिस्तान में ये डिग्री आ गई है। जब जाहिर डिग्री नहीं थी तो डॉक्टर्स भी कम होंगे ऐसे। अब जब डॉक्टर्स आएंगे, उससे पहले तबीब मौजूद थे, तबीब उससे बहुत पहले से मौजूद है। किया जाता है ना, वो किया जाता है, वो किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, आज मेरे पास एक पेशेंट आई, मैंने आज देखी है, वो खुदा की कसम, मैंने उसे कहा है, मैंने कहा बहन मेरी एक काम तो करो ना, आप नकाब कर लो, आप आगे से पर्दा कर लो। अच्छा, लेकिन कम पर्दा करने वाली थी ना, तो मैं क्या पूरा पर्दा कर लूं। अच्छा, लेकिन मीडिया पे आके सोशल मीडिया, मैं आपका फेसबुक पेज तो होगा, आप उसमें बैठ के कम से कम इतना तो कहें। मैं क्या आप आज तक किसी हकीम के पास गई? कहती नहीं। मैं क्या आप किसी नेचुरोपैथिक के पास गई? कहती नहीं। मैं क्या किसी होम्योपैथिक के पास गई? कहती नहीं गई। मैं क्या क्यों? कहती है माइंड सेट ये है, डॉक्टर कहते हैं इनके पास नहीं जाना, स्टीरॉइड देंगे और आपके गुर्दे पता नहीं क्या कुछ खराब कर देंगे। अच्छा। मैं क्या ओके। मैं क्या आप तो नहीं गई ना? कहती नहीं। मैं क्या आपके जो मसाइल हैं ये किसने पहुंचाए? कहती डॉक्टर्स ने। कहती मैं स्टीरॉइड पे लग चुकी हूँ, मेरा वजन बढ़ गया है, मेरी टांगें सूज रही है, मेरे गुर्दों पे इफेक्ट आ चुका हुआ है। मैं क्या कौन किसने किया? कहती जी डॉक्टर ने। मैं क्या इनको क्या खा रही है? कहती स्टीरॉइड, उसको खुद पता है। कहती अब मैं स्टीरॉइड से जान छुड़ाना चाहती हूँ, मुझे आज की डेट में मुझे, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, दिखा सकता हूँ, मुझे हाथ जोड़ के कहती है मेरे भाई मुझे कोई ऐसा तरीका कुछ ऐसा कर लें मेरी स्टीरॉइड से जान छुड़ा दें। मैंने कहा लगाया किसने? डॉक्टर्स ने। वो लिख के दे, वो खिलाए, अंधाधुंध खिलाए, कोई पूछने वाला नहीं। वो 4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम, 4 रात को 16 गोलियां खिला रहा है, वो कोई पूछने वाला नहीं यार। चले सर, जैसे कि आपने बताया, और वो माइंड सेट क्या बना हुआ है, वो लोगों को कहते हैं वो इन्ना कोल नहीं जाना। मैं आपको लेके सर मैं आपको सर सुनिए ना, मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ, कृषि इंडस्ट्री का विजिट कराता हूँ, मैं आपको मरहबा में ले चलता हूँ। फलानी कंपनी खराब है, हर डॉक्टर कहते हैं मेरे से अच्छा इलाज कोई नहीं कर सकता। ट्रस्ट में, आई थिंक इसमें तो हम जाएंगे तो मैं अल्लाह के इलाज की वकालत करता हूँ। अल्लाह ने शिफा रखी है और जिस चीज में रखी है, जिस तरीके में रखी है, मैं वहाँ ले जाने के लिए लोगों को मोटिवेट करता हूँ। हकीम कहते हैं एलोपैथी के पास नहीं जाना, कौन कहता है? डॉक्टर कहता है ना हकीमों के पास नहीं जाना। आप मेरे पास आ जाए, मैं आपको डॉक्टरों की फाइलें दिखाऊं, साइन अंगूठे तक हुए हुए हैं। तो बता रही हूँ कि जो है अब नेचुरोपैथी है वो कहते हैं एलोपैथी गलत है। सर ये आप खुद डिसाइड कर लें, आप खुद डिसाइड। नहीं, जंग नहीं,
ये देखिए, बहस बुराई बहस नहीं होनी चाहिए सर। देखिए, मेरा मानना ये है कि जब तक आपको किसी चीज का पता नहीं है ना, आप उस चीज को गलत ही कहते हैं, राइट। अभी आपने बताया पाकिस्तान में इसकी डिग्री नहीं थी, लोगों को पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। जो बैचलर डिग्री, कितने डॉक्टर वहां डिग्री करके वहीं रह जाते हैं। अच्छा चलें, ये जो डॉक्टर यहाँ पाकिस्तान में बाहर से पढ़ के आते हैं, जो एमबीबीएस प्रोफेसर स्पेशलाइजेशन करके आते हैं बाहर से, यहाँ आके दवाइयां लिखते हैं और अपने पैड के ऊपर 10, 15, 8, 10, 5 दवाइयां लिखते हैं। इनसे कहें ये उसी मुल्क में बैठकर मैं इनको इनकी मर्जी की फीस देता हूँ, ये उसी मुल्क में, तो सुने ना, ये उसी मुल्क में बैठ के अपने पैड के लेटर पैड के ऊपर ये मुझे एक गोली लिख के दे दे, तो मैं उसी मुल्क के अंदर उसी के हेल्थ मिनिस्ट्री में जाके जब वो कंप्लेंट करूंगा ना, ये इसने मुझे गोली लिखी है, तो वो उसकी डिग्री, उसकी प्रैक्टिस, उसका लाइसेंस सब कैंसिल हो जाता है, कर देंगे। यहाँ क्यों लिखी जा रहे हैं? यहाँ इंटरनेशनल लॉ कोई नहीं है, पूरी दुनिया का लॉ ही है। मैं कहता हूं अगर किसी ने एलोपैथिक ही इलाज कराना है तो भाई डॉक्टर से सिर्फ डायग्नोज कराओ, डॉक्टर की दिखी हुई दवाइयां मत खाओ। ठीक है, क्या करो, फार्मासिस्ट के पास जाओ, वो लिखेगा कि कौन कौन सी दवाई खानी है कौन सी नहीं खानी, वो बताएगा, क्योंकि वो उसको दवाइयां बनानी आती हैं, बनाता है, उसको पता है। 5 साल उसने भी डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट की डिग्री, बैचलर डिग्री ली है, उसको पता है कि पैनाडोल के साथ ब्रूफिन खानी है कि नहीं, पैनाडोल के साथ या कालपुल सिरप के साथ ब्रूफिन का सिरप पिलाना है कि नहीं पिलाना, उसको पता है। नहीं तो पता है क्या होगा, माएं पिला रही हैं, डॉक्टर वो कहती है डॉक्टर भी हमें लिखते हैं तो हमने खुद भी ले लिया, या डॉक्टर लिखा है, प्रोफेसर ने लिखा, लेकिन कैलपोल और ब्रूफिन इकट्ठा पिलाने से बच्चों को दमा हो रहा है, नमूनिया हो रहा है, डेथ्स हो रही हैं। ये तो फिर जाहिर सी बात है, एक बहुत लंबी बहस चल जाती है। बात करने का मकसद यहाँ पे ये था कि जाहिर सी बात है, जब तक इंसान को अवेयरनेस नहीं होती किसी चीज की, वो यही कहते हैं वो भी गलत है, वो भी गलत है। इवन मैं हूं अगर, तो मुझे किसी चीज का पता ना, तो मैं कहूंगी तुम सबको नहीं पता, मुझे मैं जो बताऊंगी ना, मैं तो सबसे बेस्ट बताऊंगी। सो ऐसा होता है। सो बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। जैसे आपने बताया कि मैं चाहूंगी कि अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे ना, एक चीज जो मुझे भी आई, मैं वो सॉरी क्योंकि आप क्लोजिंग कर दे रहे हैं, तो एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, वो बड़ी जरूरी है। मैं आज ना आप लोगों से बड़े ही अदब से, बड़ी ही आजाना एक गुजारिश, एक अपील करने जा रहा हूँ, और वो हाथ बांध के अपील करने लगा कि आपका मरीज अगर नहीं चाहता कि मैंने अब एलोपैथिक इलाज नहीं कराना, या वो चाहता है कि नहीं, वो चाहता है कि मैं और कोई तरीका इलाज को भी देखूं, मैं उसमें भी जाके अपनी किस्मत आजमाई कर लूं कि मेरी शायद टांग ना कटे, शायद मेरा गुर्दा ना कटे, शायद मेरा कैंसर में ये मेरी फलानी चीज ना कटे, शायद मैं केमो रेडिएशन या इन चीजों से बच जाऊं, वो चाहता है। या वो पहले उन चीजों को करवाकर इतना थक गया, अरजियतें वो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है मुझे बहुत सारों ने पिछले कुछ दिनों में कहा है, उन्होंने कहा सर प्लीज एक काम कर दे, ये जो घर में सियाने मौजूद हैं, रिश्तेदार, करीबी फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड जो मौजूद है, और यार अगर खुदा दा ना है तानू नहीं पता कोई, ते मत कहो उन्होंने कि नहीं तुसी स्पेशलिस्ट को ही जाना है, ये बड़े बड़े अस्पताल कादे लिए बने ने, वो खुदा दा ना लो इस वास्ते नहीं बने, टंग कटाने वास्ते बने ने। आपकी आंख खराब हो जाए तो डॉक्टर आंख का इलाज नहीं कर सकता, तो वो आपको कहे कि आप आंख निकलवा दें, तो फॉर गॉड सेक सोचना चाहिए। अगर वो टांग का जख्म ठीक नहीं कर पा रहा तो कहता पूरी टांग कटवा दें, जब पूरी टांग काटेगा तो इतना बड़ा जो जख्म है वो फिर कैसे ठीक होगा। मरीज कहता है कि मैंने अजियतों में थक गया हूं, मैंने ये इलाज नहीं करवाना, मुझे अब फलां इलाज करवाना है, और घर वाले और बच्चे और दूसरे जिनको कुछ पता नहीं, खाम में सियाने और फैमिली फ्रेंड, करीबी रिलेटिव, बहन भाई, मल्लेदार, वो फोर्स करते हैं नहीं मैं जो तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो दसिया तुसी उन्होंने आओ, हकीमा की पता है। खुदा की कसम 1,500 डॉक्टर पाकिस्तान का इकट्ठा कर लें, मुझे अकेले को बिठा लें, तो फिर उधर पब्लिक को बिठा लें, कोई लाइव प्रोग्राम कर लें, 10 डॉक्टर पैनल में बिठा लें, सारे 50 डॉक्टर बिठा लें, और मुझे अकेले को बिठा लें और पब्लिक के सामने लाइव कर लें, तो पता चल जाएगा कि कौन कहाँ। मैं अदब से ये गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आपका मरीज नहीं चाहता, आपको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये इख्तियार देती है कि आप दुनिया के किसी भी खिते में रहते हुए कोई भी इलाकाई तरीका इलाज जिसके जरिए मरीज को कोई फर्क शिफा हो सकती है, तो WHO कहता है कि वो कर लें, और यहाँ पे घर वाले कहते हैं नहीं अब्बा जी तानू की पता जिथे असी तानू लेके जाना है, उदू बाद भावें अल्लाह नू इंजी मंजूर सी,
है। करना पै जाए, लेकिन असि उतो छड़ना नहीं। बहुत शुक्रिया सर, यही रीजन है कि आपसे हमने इस डिग्री के बारे में इतनी डिटेल से पूछा। सो इंशाल्लाह जाहिर सी बात है, देखने वाले भी समझते हैं उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। थैंक यू सो मच।